हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज के हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के ओपी क्वेश्चंस की, दैट इज एडवांस सेशन फॉर प्रैक्टिस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। यस, सीक्वेंस एंड सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सवाल प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। तो आज दिस इज एडवांस्ड प्रैक्टिस सेशन नंबर 1। एक और प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेगा जिसमें हम और ओपी क्वेश्चंस की बात करेंगे। और आज वाले जितने भी सवाल आपको मिलने वाले हैं, सिंस ये लेक्चर रिकॉर्डेड है तो सर सवाल का असली मजा तभी है जब पहले आप उसको अपना एक बार थॉट प्रोसेस दे दें। मतलब कि भैया हमें तो ये सवाल देखकर सर ये समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से तो सॉल्यूशन ये होना चाहिए या फिर ऐसा करना चाहिए। तो वो बातें तभी आएगी जब आप हर एक सवाल के लिए वीडियो को पॉज करेंगे और खुद का सॉल्यूशन जरूर छापेंगे। और अगर मान लो कोई चीज नहीं क्लिक करे तो फिर ठीक है, मैं समझा ही रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं आराम से, बोलो हाँ या ना। और बहुत कम लोग, समझ में आया, जब बात आती है ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की, तो बहुत कम लोग यहां तक पहुंच पा रहे हैं। उनके लिए लेक्चर अटेंड कर लेना ही अपने आप में बहुत बड़ा काम है। नहीं जी, आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि आप पूरी दुनिया से आगे निकल सकें, बाकी लोगों को पीछे छोड़ते हुए आप आगे निकल सकें। और एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए ही ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस आपको दिए जा रहे हैं। समझ में आया? इसकी आपने अलग से एक नोटबुक बना ली होगी, बिकॉज सारे सवाल ओपी हैं, इनको आपको एक ओपी कॉपी में नोट करना है। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ या ना? तो स्टार्ट करें। यस सर, व्हाट इज टुडेज गोल? सर सीक्वेंस एंड सीरीज के हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड दीज क्वेश्चंस आर ओनली बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ एपी, जीपी एंड एचपी। आपने अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, हाँ है ना? तो सिर्फ एपी, जीपी और एचपी पर बेसिस पर सवाल कितने आते हैं समझ में आया? यू कैन डिवाइड दिस होल चैप्टर इनटू 2 पार्ट्स। दो अलग अलग भागों में बांट दो, एक में जिसमें एपी, जीपी, एचपी, और एक में जिसमें मिसलेनियस सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज और बहुत सारी चीजें, एएमजीएम, इनइक्वालिटी, वो सब आ गया। तो यू कैन सी अभी सिर्फ हम इसके बात कर रहे हैं। जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन मिलेगा एडवांस वाला, उसमें हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ सर, ठीक है। और सर ये क्या है? व्हाट इज दिस हैशटैग्स? अरे भैया कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। हाँ सर, पूरी दुनिया में इसी को लेकर ही तो बवाल हो रहा है। बोले एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट सिखाओ, बहुत बढ़िया। पीवाईक्यूज भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, बिल्कुल। और सर सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं, ओपी सवाल जो होते हैं टॉपिक में बनने वाले ओपी सवाल, वो भी डाले गए हैं। तो क्या आप इस धमाकेदार और मजेदार लेक्चर के लिए तैयार हैं? यस सर, स्टार्ट कीजिए। ये रहा पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ना वीडियो पॉज कर लीजिए और अच्छे से इसका सॉल्यूशन इमेजिन कीजिए और फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। नाउ जो जानकारी हमें दे रखी है कि भैया A1, A2, A3 ये सब लोग किस में है? एपी में है, बहुत बढ़िया। AI इज पॉजिटिव, मतलब सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव है। सर बिल्कुल ये बता देना ठीक रहेगा, बिकॉज सभी टर्म्स पे भैया ने रूट लगा रखा है, तो रूट तो पॉजिटिव नंबर्स पे ही आता है। ठीक है ना? जो पहली सीक्वेंस की टर्म आपको जो दी गई है, या जो पहली टर्म है सीक्वेंस की, वो है 1/√A1 प्लस 1/√A2। ईमानदारी से बताइएगा, सिर्फ इसको देखकर क्या गट फीलिंग आ रही है अंदर से, क्या इच्छा हुई देखते ही? बाकी सब भूल जाओ सर, रैशनलाइजेशन, बस काम खत्म। क्या फीलिंग हुई सर? रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं सर? आप एक काम करो, इस पूरे को √A2 माइनस √A1 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। सर आपने ऐसा क्यों किया? A2 को पहले और A1 को बाद में क्यों? बिकॉज यहां तो एडिशन में है टर्म्स, तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। और दूसरी चीज आप बोल सकते हो, क्योंकि एपी में है तो अभी पता चल जाएगा जब मैं इनको रैशनलाइज करूंगा। जरा बोलना ये टर्म क्या बन जाएगी? ऊपर लिखा हुआ है सर √A2 माइनस √A1। ध्यान से देखना प्लीज, दिस इज A माइनस बी एंड A प्लस बी। तो ये कितना हो जाएगा? बहुत सारे लोग बोलेंगे A1 माइनस A2, रॉन्ग, दिस इज A2 माइनस A1। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि जो T2 आपको दिया गया है वो क्या है, दैट इज √A2 प्लस √A3। सर हमें टर्म्स पे रूट दिखाई दिया, हमें रूट देखते ही रैशनलाइजेशन करना सिखाया गया है, और ये बात हमें बचपन में ही बता दी गई थी। बस वही फॉलो कर रहे हैं और कोई चीज मैं नहीं लगा रहा हूं। क्या आप सामने देख रहे हैं? यस सर, दिस इज √A3 माइनस √A2 डिवाइडेड बाय वापस A2 माइनस A3 या A3 माइनस A2? सर A3 माइनस A2। कोई परेशानी है? नो सर। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि T3 क्या हो जाएगा, अब बार बार करके नहीं देखेंगे सर, T3 में आएगा √A3 और वो सब चीजें। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा, देख पा रहे हो, T1 में A2 माइनस A1, T2 में A3 माइनस A2, यहां पर कितना आएगा? A4 माइनस A3 अपॉन A4 माइनस A3। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ जी।
सर ऐसे करते करते वो लास्ट टर्म तक गया, एंड लास्ट टर्म इज अवर कौन सी टर्म है, 50th टर्म बोलूं या 49th टर्म बोलूं? तो भैया फर्स्ट टर्म में A1 है, सेकंड में A2 है, थर्ड में A3 है, तो लास्ट में सर दिस इज T49, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो। और T49 को जब आप ऐसे ही सिंप्लीफाई करोगे सिमिलर मैनर में, तो यू विल फाइंड, तो A50 पहले लिख दे रहा हूं, माइनस रूट ऑफ A49 डिवाइडेड बाय A50 माइनस A49। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ये आपको टर्म्स एपी वेपी में दे रखी हो ना, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये बात सुनते ही दिमाग में कौन चमकना चाहिए? सर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले रखा है आपने, दैट मीन्स सर ये लिखा हुआ है D डिनोमिनेटर में, ये लिखा हुआ है D डिनोमिनेटर में, ये लिखा हुआ है D डिनोमिनेटर में, ये लिखा हुआ है D डिनोमिनेटर में। अगर मैं आपसे अच्छे से पूछूं तो सर 1/d तो ये रहा, यहां क्या बचेगा, रूट ऑफ A2 माइनस रूट ऑफ A1। सर यहां क्या बचेगा, 1/d, d बाहर, सो दिस इज रूट ऑफ A3 माइनस रूट ऑफ A2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मजे आ जाएंगे अगर आप अच्छे से सीखोगे तो। एंड सिमिलरली सर दिस इज 1/d, कौन आएगा सर, दिस इज रूट ऑफ A50 माइनस रूट ऑफ A49। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए प्लीज। जैसे ही मैं सबको ऐड करूंगा, जरा देख पा रहे हो? हाँ सर ये तो वो मेथड ऑफ डिफरेंस वाला कुछ हो गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और ये भी गया, तो बाहर बचा 1/d। सर यहां बचेगा रूट ऑफ A50, कोई परेशानी है? नो सर। माइनस रूट ऑफ A1, कोई परेशानी है? नो सर। हमारे हिसाब से जवाब ये आया, उसके हिसाब से जवाब ये है। देख पा रहे हो? एक बार देख पा रहे हो? जवाब को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है। जी बिल्कुल सर, ये जो आपका आंसर आया ना, जिसको आपकी ये बोल रहे हो 1/d, और इसको आप एक काम कीजिए, रैशनलाइज फिर से कर दीजिए। सर ऐसा कैसे? क्योंकि जवाब की शक्ल देखिए बेटा एक बार, अपने आप बात समझ में आ जाएगी। और किससे रैशनलाइज करूं? रूट ऑफ A50 प्लस रूट ऑफ A1 से। ठीक है, रूट ऑफ A50 प्लस रूट ऑफ A1, और नीचे भी रूट ऑफ A50 प्लस रूट ऑफ A1। यस, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सर ये लिखा हुआ है 1/d, बहुत बढ़िया। सर ऊपर कितना आ जाएगा, A50 माइनस A1, रूट ऑफ A माइनस रूट ऑफ B इंटू रूट ऑफ A प्लस रूट ऑफ B इज A माइनस B। वाह, बस सर हमें अब अपने जवाब की शक्ल थोड़ी सी बदलनी है। एक बात बताइए, अगर ये लोग AP में हैं, तो अगर मुझे किसी AP की 50th टर्म लिखनी हो, हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर रखिएगा बेटा, क्योंकि ये जो एफर्ट्स हैं आपके, बाकी लोगों से जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, यही आपकी रैंक इंप्रूव करेंगे, यही आपको बाकी लोगों को मिल रही होगी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग आपको मिल रही होगी, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल तो फिर भी थोड़ा सा नीचे आ जाती है ब्रांच, आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। समझ में आया? दिस इज द डिफरेंस, हाँ है ना? हाँ सर, तो मेरे ख्याल से आप अच्छे समझ रहे हैं। किसी भी AP की 50th टर्म क्या होती है सर? फर्स्ट टर्म प्लस 49d, मेरे ख्याल से आप समझ गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि A50 माइनस A1 कितना हो जाएगा, तो उसको उधर लेके गया, तो सर ये आ रहा है 49d, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। तो A50 माइनस A1 की जगह आप लिख सकते हो 49d अपॉन d इंटू रूट ऑफ A50 प्लस रूट ऑफ A1। ये d और ये d गया सर, इसी को ही वो बोल रहा है k। मेरे ख्याल से k का जवाब आपको मिल गया, k इज 49 फॉर दिस क्वेश्चन। शकल जो इस सवाल की थी, शकल वो डरावनी थी, रूट वूट दे दिया, बहुत सारे लोग उलझ गए, तो सर रैशनलाइजेशन हमें समझ में आता है, और कुछ नहीं। समझ में आया? इस वैरायटी पे एक सवाल और बनता है, मैं आपको फटाफट समझा देता हूं, देखते रहिएगा। पहले इस पे एग्री करो कि ये पूरा समझ में आया। और इसमें थॉट प्रोसेस क्या थी सर, हम कैसे एंटर करेंगे सवाल में? रूट दिखा, रैशनलाइज किया, और जब भी आपको टर्म्स A1 A2 A3 ये सब लोग AP में दिखें, तो D बनाने की कोशिश करो, बिकॉज D जो है वो कॉमन आ जाता है बाकी लोगों को कैंसिल करते हुए। क्या मतलब है सर इसका? जैसे कि एक सवाल ये भी बनता है बेटा, वापस ध्यान से सुनिएगा, हाँ सारी चीजें बोल रहा हूं ना, कुछ नहीं छोड़ूंगा, ये बात आपसे पहले ही डील हो चुकी है, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा अपने दिमाग से। अच्छा, एक और मैं आपको छोटी सी चीज एड्रेस करना चाह रहा था, वो क्या है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हमारे से मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मैं सारे सवाल आपको हर एक सब्जेक्ट के या फिर हर एक चैप्टर के सारे सवाल प्रैक्टिस सेशंस में या फिर क्लास में नहीं करवा सकता। और एक जो सर आपने मजे की बात हमें बहुत पहले बताई थी कि जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो किसी भी बुक से, किसी भी रेफरेंस बुक से, किसी भी मॉड्यूल से,
उनमें से एक भी सवाल आपको जेई मेंस या जेई एडवांस में देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब फिर सर ये क्या है, असली बात क्या है वो बताइए आप। असली बात यह है कि इन सवालों से आप सोचना सीखें, और जब आप किसी सवाल के साथ टकराएं तो आप यह सोचा करो कि ऐसी कोई बात मुझे कहीं बताई गई है कि नहीं बताई गई है। समझ में आया? और आपको लगे कि हां वहां बताई गई है, थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूं, तुरंत अपने नोट्स में वहां जाओ, पन्ने पलटो, रिवाइज करो, फिर उस सवाल पे अटैक करो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, नया सवाल देखा, 10वीं वाला एटीट्यूड अभी भी, अच्छा सर ऐसा सवाल तो आपने करवाया ही नहीं। अरे ऐसा सवाल नहीं करवाया तो क्या है, उस सवाल में जो बात जिससे वो सॉल्व हो रहा है वो करवा रखा है। ये बात सोच के रखिएगा प्लीज ध्यान से, ठीक है? मान लो ये लोग एपी में है, एक सीक्वेंस ऐसी भी बनती है बेटा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 इंटू a2 प्लस 1 अपॉन a2 इंटू a3 प्लस 1 अपॉन a3 इंटू a4, ऐसे करते करते वो पूछेगा कि इसकी वैल्यू बताओ, दोनों नीचे मल्टीप्लीकेशन में और कुछ नहीं। और सर ये कितना आ जाएगा an माइनस 1 an, बताओ भैया इसकी वैल्यू क्या है। नाउ जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसका अगर आप सॉल्यूशन की बात करोगे तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना होता है। वैसे मैंने यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बट सवाल जब आएगा आपके पास पेपर में या ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो वो पता है यहां पे क्या करेगा, यहां पर कुछ जवाब लिख देगा और एक जगह कोई कांस्टेंट की जगह के लिख देगा, बोलेगा के बताओ। ठीक है सर, समझ गए, कैसे सॉल्व करेंगे जरा बोलना। 1 अपॉन a1 इंटू a2 को क्या हम, आपने सर जैसे मेथड ऑफ डिफरेंस में बताया था कि दोनों का डिफरेंस ऊपर बना सकते हैं, क्या मैं इसको a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2 लिख सकता हूं क्या? हां सर, बट जब आपने ऐसा किया तो a2 माइनस a1 अगर ये लोग एपी में है तो ऑब्वियसली इसका कॉमन डिफरेंस d रहा होगा। तो आपने ऊपर तो d से क्या कर दिया सर, आपने ऊपर तो d से कर दिया है मल्टीप्लाई, क्या मैं यहां पर एक d से डिवाइड भी कर दूं? हाँ जी, ध्यान सुनना, तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन d, और सर ये क्या लिखा हुआ है a2 डिवाइडेड बाय a1 a2, a2 डिवाइडेड बाय a1 a2, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2। आराम से देख लो, इसके नीचे इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करोगे और जब आप इसके नीचे इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली जो दूसरी टर्म है दैट इज a2 इंटू a3, उसको आप लिख सकते हो बेटा a3 माइनस a2 अपॉन d इंटू a2 a3। खुद सोच क्या किया मैंने, यहां से यहां जाते वक्त ऊपर एक d और नीचे एक d से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही तो नंबर है। इसी तरीके से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन d बाहर, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3। यहां पर माइनस का और यहां पर प्लस की टर्म देखते हुए आंखों में चमक और चेहरे पे मुस्कान। यस सर, ये तो बहुत बढ़िया बन गया। सिमिलरली a3 इंटू a4 कितना हो जाएगा, सिमिलरली सर 1 अपॉन d बाहर क्या, मतलब पहले कौन आएगा 1 अपॉन a3 माइनस 1 अपॉन a4। चलने दो सर, सिमिलरली करते हुए लास्ट टर्म कितनी है an माइनस 1 an, क्या आप इसको सिमिलरली से सोच पा रहे हैं क्या? यस सर, a3 a4 है तो पहले 1 अपॉन a3 वाली टर्म आई, a2 a3 है तो पहले 1 अपॉन a2 की टर्म आई, a1 a2 है तो 1 अपॉन a1 की टर्म, an माइनस 1 और ये an है तो पहले सर an माइनस 1 आएगा फिर an आएगा, हाँ है ना। और जैसे ही मैं इन सबको आपको जोड़ने के लिए बोलूंगा, जैसा कि सर मेथड ऑफ डिफरेंस में होता है, ये ओ वाओ सर, ये कितना आ गया जरा बोलना, ऐड करने के बाद में 1 अपॉन डी हमने लिया कॉमन। इसको सॉल्व करते वक्त आपको पूरी पूरी मेथड ऑफ डिफरेंस की फील आई होगी, और अगर नहीं आई तो बताइए और क्या किया जाए जिससे तुम्हें फील आ जाए। सर कुछ नहीं, बस आप तो बढ़ाते रहो। ठीक है भैया, ले इधर लेके जाएगा तो ये कितना आ जाएगा सर an माइनस a1 अपॉन a1 an। नाउ छोटी सी कलाकारी वो हमेशा जरूर करेगा, बिकॉज गणित में ऐसी चीजें होती हैं और अब तक हमें सर आदत पड़ चुकी है। an मींस nth टर्म ऑफ द AP, और वो कैसी लिखी जाएगी, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं आपसे पूछूं कि an माइनस a1 कितना होता है, सर ये होता है n माइनस 1 इंटू डी, तो ऊपर भी एक डी नीचे भी एक डी, फाइनल आंसर कितना आ गया मैक डी। अबे मैक डी नहीं भाई सिर्फ n माइनस 1 अपॉन a1 an। कोई परेशानी है तो वो ऐसा करेगा क्या, यहां से लेके सीक्वेंस दे देगा, बोलेगा ऊपर k अपॉन a1 an, k की वैल्यू बताओ, तो k की वैल्यू होगी n माइनस 1। क्या मेरी बात समझे? दोनों सवाल एकदम अच्छे से समझिएगा प्लीज, दोनों ही ओपी हैं और इन सवालों को आप अच्छे से याद रखेंगे। सिंस दिस इज एन एडवांस प्रैक्टिस सेशन, तो हमें सवालों से सर भिड़ना सिखाया जा रहा है, हमें सोचना सिखाया जा रहा है लकीर से हटकर। यस
तभी आगे बढ़ोगे। फटाफट इसके बारे में देख लीजिए, ये शो दैट वाले क्वेश्चंस हैं। ये क्या है? शो दैट वाले क्वेश्चंस हैं। तो भैया ये इस प्रकार के सवालों को जब बच्चों के सामने रखा जाता है तो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, बोले सर शो दैट हमसे नहीं होता। तो पहले इसका जो एक्चुअल मेथड है वो डिस्कस कर लेते हैं पहले पार्ट का। दिस इज पार्ट 3, ठीक है। हाँ, ये यहां पर थोड़ी सी देर के लिए आंखें बंद करो, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया सर, इसका हम पहला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या बोल रहा है? गिवन इंफॉर्मेशन इज, हमें ये बात बताई गई कि एबीसी एपी में है। बहुत बढ़िया। वो बोल रहा है कि फिर ये शो करो कि ये लोग भी एपी में होंगे, ठीक है। अगर शो दैट वाला सवाल आया तो आपके बोर्ड्स में या फिर क्लास 11th के पेपर में आएगा, तो आपको क्या करना है? रिवर्स, उल्टा मेथड। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, वन इज फॉर जेई, अनदर इज फॉर स्कूल। अभी स्कूल वाला मेथड देख रहे हैं, ठीक है। कौन सा मेथड? स्कूल वाला मेथड। सर आप बोल रहे थे एडवांस प्रैक्टिस सेशन है, सवाल आप स्कूल वाले करवा रहे हो। तो भैया मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सवाल पे अटैक करने का तरीका सीख रहे हैं। अब चाहे वो मेंस का हो, एडवांस का हो, स्कूल का हो, आपको ये शो दैट करना नहीं आता है। सुनो ध्यान से, अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ जी। नाउ सर ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी प्लस सी, दूसरी टर्म है बी स्क्वायर सी प्लस ए, और सी स्क्वायर ए प्लस बी। आपको क्या करना है? ये ऐसे स्टार्ट करना है। एज्यूम इन लोगों को आप एपी में मान लीजिए और रिवर्स रिएक्शन पे जाइए। मतलब रिवर्स रिएक्शन मतलब हम मान ले रहे हैं कि ये लोग एपी में हैं, इसकी मदद से हम ये शो करेंगे कि एबीसी एपी में है। जी बिल्कुल, एकदम वैलिड तरीका है। आपको थोड़ा थोड़ा कम पचा होगा कि सर ये क्या लॉजिक हुआ, जो एबीसी में दे रखे हैं एपी में हैं उनको तो आप प्रूव कर दे रहे हो, और जो प्रूव करने के लिए बोला उनको आप मान ले रहे हो। जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करो, इनको एपी में मान लो और वो प्रूव कर दो कि अगर ये लोग एपी में हैं तो इनका एबीसी भी एपी में होगा, ठीक है सर। अब एक बात बताओ यार, 3 नंबर्स अगर आपको एपी में दिखाई दे तो क्या मतलब है? सर इसमें से ये घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा। इसी बात को लिखने का तरीका क्या होगा? जैसे ही आपने ये माना तो बी स्क्वायर सी प्लस ए आ गया, माइनस ये वाली टर्म घटा रहा हूं ए स्क्वायर बी प्लस सी इज इक्वल टू इस वाले में से ये वाली चीज घटा रहा हूं। समझ में आया? हाँ, बस ये कुछ नहीं, छोटी सी चीज है, पर बहुत सारे लोग पता नहीं इस चीज को करने से क्यों डरते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी बड़ी टर्म्स बन रही है तो क्या दिक्कत हो गया? क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आप एक काम कीजिए, अगर सर ये एपी में है तो हम ये इक्वेशन जरूर लिख सकते हैं, है ना। इसमें से ये गया, मतलब ये डी लिखा हुआ है और ये भी डी लिखा हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए। सामने देखते रहिएगा और बिलीव मी मजा आने वाला है। और ये सब जो क्वेश्चंस हैं आपकी रैंक बाकी लोगों से इंप्रूव कर रही है, ध्यान रखिएगा प्लीज। दीज आर द क्वेश्चंस विच हेल्प यू टू स्कोर बेटर इन जेईई मेंस एंड एडवांस। बहुत बढ़िया। कुछ काटा पीटी हो रही है क्या? नो सर, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ अवर अल्टीमेट एम इज, ध्यान से रखिएगा, और एक ध्यान देने वाली बात और एक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो नहीं है, एक्सपीरियंस वाली बात है सर, उसी को ही ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ठीक है सर, क्या बोलना चाह रहे हो? कंफ्यूज कर दे रहे हो। सुन ध्यान से। जब आप ऐसे करके कुछ ये ऐसे टर्म ऐसे रंग बिरंगी हो जाती है ना, तो टीचर तो बोल देता है इन दोनों को एक्यूमुलेट करो, इनको इकट्ठा कर लो। बच्चे सोचते रह जाते हैं सर किसको कैसे करना था, हमें तो पता नहीं चला। सुनो ध्यान से, आपने इन दोनों को, ये वाली दोनों टर्म्स इस ब्रैकेट से निकली हैं। जी सर बिल्कुल, ये वाली दोनों टर्म्स इस ब्रैकेट से निकली हैं। अब एक बात बता तू मुझे, वापस इन दोनों को क्लब करने से कुछ फायदा होगा क्या? अगर इन दोनों को ही क्लब कर दिया तो इधर चला जाएगा ना भाई। तो इस ब्रैकेट की एक टर्म और इस ब्रैकेट की एक टर्म आपस में क्लब होगी, इस ब्रैकेट की एक टर्म और इस ब्रैकेट की एक टर्म आपस में क्लब होगी, जो बाकी दो बची वो आपस में क्लब होंगी। क्लब करने से पहले, एक साथ उनको इकट्ठा लिखने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैक्सिमम टर्म्स कॉमन किस में आ रही है? सर इसमें भी ए और बी है, इसमें भी ए और बी है। सर इसमें पीछे देखना जरा, सी सी कॉमन आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, पहली और आखिरी टर्म को क्लब किया और इन दोनों टर्म्स को एक साथ क्लब किया, जिसमें से मैंने ए बी कॉमन लिया। ए बी कॉमन ले लोगे, यहां बचेगा बी, यहां बचेगा ए। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? वापस से लॉजिक बताया मैंने कि कैसे क्लब करते हैं। सर ये दोनों टर्म्स इस ब्रैकेट से निकली हैं, ये दोनों टर्म्स इस ब्रैकेट से निकली हैं, इस ब्रैकेट की एक टर्म और इस ब्रैकेट की एक टर्म आपस में क्लब होगी, एक साथ लिखा जाएगा, कुछ कॉमन लिया जाएगा। सर कैसे सोचें कि हम कैसे किसको क्लब करना है? तो बस कॉमन लेने से पहले देख लो मैक्सिमम कॉमन किस में आ रहा है। इसमें ए बी है, इसमें ए बी है, तो ए बी कॉमन ले लिया। अब यही चीज इस तरफ लगा चिंटू, अपने आप समझ जाएगा, ध्यान रखिएगा प्लीज। एक ये दोनों टर्म्स इस ब्रैकेट से, ये वाली दोनों टर्म्स इस ब्रैकेट से,
मैंने पूछा किस किस को कॉमन करें, वापस चिंटू बोला सर इन दोनों को क्लब करो बिकॉज इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन आ रहा है, और इन दोनों को क्लब कर लो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा हुआ है, सी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए, और प्लस इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं बी सी कॉमन लूं तो सी माइनस बी बचेगा। कोई परेशानी? नो सर। नाउ फर्दर और कुछ कॉमन आ रहा है जी, बिल्कुल सी। पीछे बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां बचेगा ए बी दैट इज बी माइनस ए। सर यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, ए दैट इज सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी, और यहां बच रहा है सी माइनस बी। सुनते जाइएगा, और सिंस ये कॉमन लेने वाला तरीका है और सर हम प्रूव कर रहे हैं तो सुनते जाइएगा और सीखते जाइएगा प्लीज। कुछ कॉमन आ रहा है क्या दोनों में से? फिर ये कितने लोगों को बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए दिखाई दे रहा है? तो मैंने क्या किया, बी माइनस ए कॉमन ले लिया पूरा लेफ्ट साइड से। बी माइनस ए कॉमन लिया तो यहां बच गया एक सी, और इसकी जगह क्या बचा सर, बी प्लस ए। बहुत बढ़िया, ठीक है। और सर यहां क्या बचा, ए बी। बहुत ज्यादा बढ़िया। अब इधर आ जाओ, सर कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, सी माइनस बी। अरे वाह लल्लो, बहुत बढ़िया। सी माइनस बी कॉमन निकाला तो यहां बचा ए, इसकी जगह कुछ बचा क्या? हाँ सर, सी प्लस बी बच गया बिकॉज सी माइनस बी तो आपने रवाना कर दिया, और प्लस यहां क्या बचा, बी सी। चलिए एक बात बताना, नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर बी माइनस ए तो ठीक है, ये जरा बोलना क्या लिखा हुआ है, दिस इज सी बी प्लस सी ए प्लस ए बी। बहुत बढ़िया, बराबर। सर ये क्या लिखा हुआ है, सी माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई किया बस, और कुछ नहीं किया। मल्टीप्लाई किया चिंटू, देखते रहना सामने। यस, इसको अंदर भेजोगे, दिस इज ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। अरे वाह। नाउ एक चीज ध्यान से देख, ये फैक्टर गया, दोनों सेम है, आराम से देख ले, आराम से। हाँ सर रुको रुको रुको, देख लेते, सी बी इधर भी है, सी बी इधर भी है, सी ए इधर भी है, सी ए इधर भी है, ए बी। हाँ सर ठीक किया आपने, बहुत बढ़िया। क्या बचा लेफ्ट साइड में, बी माइनस ए। ये क्या बचा सर, बी को उधर लेके जाओ, टू बी माइनस ए को इस तरफ ले आओ, ए प्लस सी। अगर टू बी बराबर ए प्लस सी होता है तो इसका साफ साफ मतलब क्या है कि स्मॉल ए बी सी आर इन ए पी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो दी गई चीज को हमने मान लिया, और जो नहीं सॉरी जो प्रूव करना था उसको मान लिया, और दी गई को प्रूव कर दिया। दिस इज 100% वैलिड, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? हाँ जी। बट सर ये इतना काम क्या हम जेई के लिए करेंगे? नहीं भैया, ओ भैया बिल्कुल नहीं। यस नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। कैसे सुनना? ध्यान से। यस जो तुम्हारे लिए एकदम बोलते हैं ना, जिसके लिए तुम मरे रहते हो हमेशा, हाँ, और जो वर्ड तुम्हें बड़ा अट्रैक्ट करता है, ट्रिक फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस में आएंगे सर? हमारे लिए ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे जेई मेंस में या जेई एडवांस में। ठीक है भैया, क्या करना है सर? अब पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की स्ट्रक्चर या दिमाग में इमेजिन करोगी वो सवाल कैसे पूछेंगे। वो बोलेंगे अगर एबीसी आर इन एपी देन दिस एक्सप्रेशन आर इन फॉलोइंग ऑप्शन एपी जीपी एजीपी एंड एचपी। वो ऐसे पूछेंगे, हमें सही ऑप्शन टिक करना होगा। एक तरीका ये रहा, पूरा का पूरा मेथड आपके सामने। बट सर ये तरीका हम वहां कैसे लगाएं? वहां पे तो 4 ऑप्शन है, पहले क्या उसको एपी में माने फिर जीपी में माने? नहीं, आप क्या करें, ध्यान सुनना। एज्यूम वैल्यू, या जिसको आप बोल सकते हो वैल्यू पुटिंग मेथड। किसके लिए है भैया? ये जेई के लिए है। किसके लिए है? जेई मेंस एडवांस सारे। वैल्यू पुटिंग मेथड, हिट एंड ट्रायल बोल सकते हो, या वैल्यू पुटिंग मेथड है। बहुत बढ़िया। आप क्या करो, उसने बोला कि ए बी और सी एपी में है, कोई भी 3 नंबर जो आपको अच्छे लगे, जो आपको अच्छे लगे भैया। सर हमें तो A1 B2 और C3, हमें तो ये अच्छे लग रहे हैं, हमें तो ये अच्छे लग रहे हैं जी बिल्कुल। A1 B2 C3 ये लोग किसमें है? एपी में है। आप देख पा रहे हो ये जो सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा? इफ ABC आर इन एपी देन दिस एक्सप्रेशन इज इन एपी जीपी एचपी एजीपी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हमने क्या किया, एबीसी मान लिया 1 2 3। ठीक है भैया, अब जरा देखना क्या आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए एंड सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। वैल्यू कैलकुलेट करके बताओगे अगर ए बी सी की वैल्यू वो है क्या 1 2 3 है तो? बहुत बढ़िया। 1 2 3 मतलब जो कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। एबीसी एपी में थे इसलिए 1 2 3 माना।
सर ये आ जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3, ये आ जाएगा 5। सर ये आ जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4 इंटू, समझ में आ रहा है, एक ही जगह 1 पुट किया है, यहां पे 2 और 3 पुट किया है। सर यहां पे आ जाएगा 4, 1 प्लस 3 इज 4, बहुत बढ़िया। और सर सी स्क्वायर का मतलब है 9, ए प्लस बी हो जाएगा 3। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये लिखा है बेटा 5, ये लिखा हुआ है 16 और ये लिखा हुआ है 27। आराम से इनका कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करके देखो बेटा, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 11। कॉमन डिफरेंस आ रहा है सर 11। अगर ये लोग जीपी में होते तो कॉमन रेशियो आता, नहीं है कोई कॉमन रेशियो। अगर एचपी में होते तो रेसिप्रोकल का कुछ आता, एजीपी में होते तो कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता। सर इनमें तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ये जो नंबर आए ये किस में है? सर ये है एपी में। अगर ये एपी में है तो बस आपका जवाब आ गया। समझ में आया कि नहीं समझ में? तो दिस इज द मेथड फॉर इतना सा ही कैलकुलेशन फॉर जेई। कोई परेशानी है? नो सर। क्या आप अगली बात लगा सकते हो? हाँ, इसके आगे वाला ये वाली चीज मत देखिए कि एपी में है या नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपसे पूछेगा कि ये वाला एक्सप्रेशन किसमें है। तो चिंटू ने अभी यहीं पे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। बोले सर मजा आ गया है ये वाली चीज जानकर, तबीयत खुश होगी एकदम। 1 अपॉन बी इंटू सी, 1 अपॉन बी इंटू सी 1 अपॉन 6, 1 अपॉन सी इंटू ए, 1 अपॉन सी इंटू ए 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन ए इंटू बी दैट इज 1 अपॉन 2। अब सर इनका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखो, 1/3 माइनस 1/6 इज, एलसीएम आएगा 6, ऊपर कितना जाएगा 2 माइनस 1, तो दिस इज 1 अपॉन 6 और 1 अपॉन 2, मतलब अब इन दोनों का डिफरेंस सर ये भी 1 अपॉन 6 होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दो को घटाने पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है? तो एबीसी हमने पहले मान लिए किसमें दे रखे हैं, तो एपी में माने तो ये वैल्यू ली, ये वैल्यूज मैंने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी इतने में, और इतने में पुट करने के बाद में जो नंबर्स आए उनको चेक कर लिया वो किसमें है। काम खत्म। ये सब करने की नाटक जरूरी नहीं है, बट सर फटाफट आप इनको समझा ही दो ना कैसे करना है। बहुत आसान है यार, बहुत क्या है, आसान है। जैसा कि आपको फर्स्ट पार्ट बताया वैसा ही सेकंड पार्ट है। वो बोल रहा है 1 अपॉन बीसी, 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी, 1 अपॉन बीसी, 1 अपॉन सी ए एंड 1 अपॉन ए बी। अच्छा इसमें एक और तरीका बताऊं क्या? हाँ, अब स्कूल के हिसाब से क्या करोगे आप, पहले इनको एपी में मान लो, एज्यूम, और इस माने हुए रिजल्ट से आप गिवन रिजल्ट प्रूव कर दो कि एबीसी आर इन एपी। अब मैं एक नया तरीका लगा रहा हूं, घबराइएगा मत। इफ दीज आर इन एपी देन मल्टीप्लाई एवरी टर्म बाय ए बी इंटू सी। अगर ये लोग एपी में हैं तो ये भी एपी में होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, बताइएगा जरूर जरा, समझ में आया? प्रैक्टिस सेशन का यही फायदा है, क्योंकि सारी बातें एक बार बता दी गई हैं, अब आप उन बातों की एप्लीकेशन देख रहे हो। हां सर, हमें बताया गया था कि अगर 3 टर्म्स एपी में हो तो उन तीनों टर्म्स को, या जितनी भी टर्म्स एपी में है उनको आप एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि वहां पे 2 हो, 3 हो, 11 हो। कांस्टेंट का मतलब सेम एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो मैंने कहा इन तीनों नंबर्स को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये भी एपी में रहेगा। वी नो द प्रॉपर्टी। मैंने कहा अच्छा कैसे? अगर कुछ नंबर्स एपी में होते हो तो सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर्स आते हैं वो भी एपी में है। ठीक है सर, हम ये स्कूल में लगा सकते हैं? जी बिल्कुल। साइड में आप जरूर लिख दीजिएगा वो वाली बात, क्या कि हमने ये बात यूज की है, दीज आर ऑल्सो इन एपी बिकॉज ऑल द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर। यस, बस ये बताओ फिर ये क्या बचा? सर ये तो बचा ए, ये बचा बी, ये बचा सी, हेंस प्रूव्ड हिमाचल प्रदेश, आंसर इज एपी। कोई परेशानी है क्या? नो सर। कोई बात परेशान कर रही है? नो सर। बस लास्ट वाले को चेक करना हो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो A1 B2 C3 पटको, बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। और सर अगर ऐसे स्कूल वाले हिसाब से तो क्या है देख लो एक बार। तीसरा पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूं भैया, तीसरा पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूं। क्या है? A इंटू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी है, B इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी है, और C इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी है। इनको आप मान लीजिए कि ये एपी में है, और यहां से इस रिजल्ट को मानते हुए आप ये शो कर दीजिए कि अगर ये एपी में है तो एबीसी भी एपी में होंगे। चाहे आप प्रॉपर्टी से जाइए, चाहे आप ये सिंप्लीफिकेशन वाले मेथड से जाइए, कौन सी चीज से आप जाना पसंद करेंगे? तो चिंटू बोला सर प्रॉपर्टी लगा के दिखाओ ना, ये नई चीज आपने बताई। मैंने कहा ठीक है भैया, क्योंकि वो दूसरे वाला तो हम खुद भी कर सकते हैं।
एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बेटा बी प्लस सी अपॉन बी सी इंटू ए। बहुत बढ़िया। और बी इंटू ये क्या लिखा हुआ है बेटा? ए प्लस सी अपॉन ए सी। और ये क्या लिखा हुआ है बेटा? सी ए प्लस बी अपॉन ए बी। हाँ, कुछ नहीं किया है मैंने अभी, कुछ जोड़ घटाव नहीं किया है, ध्यान रखिएगा प्लीज। मैंने तो सिर्फ इन्हीं टर्म्स को दोबारा लिखा है। ए को अंदर भेजिए, कितना आ जाएगा? ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी। ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। और ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी। ये लोग भी एपी में हैं। अब तक मैंने कुछ नहीं किया, इनको एपी में माना, इन्हीं की शक्ल बदल बदल के लिख रहा हूं। सर हमें एक और प्रॉपर्टी सिखाई गई थी, एंड दैट प्रॉपर्टी सेज कि अगर कुछ लोग एपी में हो तो आप उनमें अगर एक पर्टिकुलर नंबर जोड़ दो तो वो लोग एपी में ही रहते हैं। बहुत बढ़िया, मैंने सब में 111 जोड़ दिया। तो बोलो, सब में एक पर्टिकुलर नंबर जोड़ने से क्या वो एपी में रहते हैं? सर खुजाने की जगह आप कॉपी के पन्ने पलटो, शायद आपको ये बात लिखी हुई मिल जाए। हाँ सर, बिल्कुल लिखे हुए मिल गए, ठीक है ना। इफ आई टेक एलसीएम, कुछ नहीं अब एलसीएम ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा बेटा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपॉन बी सी। ये कितना आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए सी। और ये कितना आ जाएगा? सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी अपॉन ए बी। अभी कोई नया स्टेप नहीं किया है, बस जो दे रखा है उसी को वापस ढंग से लिखा है। सर अगर आप सभी नंबर्स में कोई पर्टिकुलर नंबर जोड़ते हो तो वो एपी में रहते हैं, लिखवा रखी है बात, चेक कीजिएगा। अगर सर आप सभी नंबर्स को एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर देते हो तो भी वो एपी में ही रहते हैं। ना डिवाइड होल एक्सप्रेशन बाय दिस, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अगर तीनों नंबर्स को आप इससे डिवाइड करोगे तो पहली टर्म बचेगी 1 अपॉन बी सी, दूसरी टर्म बचेगी 1 अपॉन ए सी, और तीसरी टर्म बचेगी 1 अपॉन ए बी। दिस इज ऑल्सो इन एपी। नाउ अब मल्टीप्लाई कर दो सबको ए बी सी से। तीनों नंबर्स को अगर आप एक पर्टिकुलर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी वो एपी में ही रहते हैं। तो सर यहां आ जाएगा ए, यहां आ जाएगा बी, यहां आ जाएगा सी, और ये हमने प्रूव कर दिया दीज आर इन एपी यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। बात समझ में आई? हाँ। अब जरा देखना इस सवाल को, सर आप यहां पर क्यों लेके आए, आप क्या समझाना चाह रहे हो? बहुत सारी चीजों का निवारण एक साथ हमने कर दिया। ऐसे सवाल पहली चीज बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि ये वाली कैलकुलेशन उनको करनी बड़ी मुश्किल लगती है। काटा पीटी सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, किसी टर्म को किसी दूसरी टर्म के साथ चिपकाना, कॉमन लेके कैंसिलेशन करना, दिस इज सिंप्लीफिकेशन, जिसमें वो सर खुजाते ये रह जाते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसको इसके साथ क्लब करना था। तो मैंने लॉजिक दिया है, और एक बार कोई चीज बता दी जाए तो समझदार बच्चों को दोबारा सेम चीज बताने की जरूरत आगे कभी फ्यूचर में नहीं पड़नी चाहिए। पहली चीज तो ये ना। दूसरा, सर इसमें स्कूल और जेई दोनों का इलाज आपने बताया, दो इलाज, इस वजह से समझे? ये स्कूल, ये जेई, हाँ है ना जी? बिल्कुल वैसे ही सर। और आपने एक हमें तो तिलिस्मी मेथड जो बताया है, ओपी एकदम प्रॉपर्टी खेली है आपने, वो शुरू नहीं की। आप चाहो तो जरूर चेक कीजिएगा, दिस माइनस दिस बराबर दिस माइनस दिस। वो एक इक्वेशन बनेगी लंबी चौड़ी सी गंदी सी, उसको सिंप्लीफाई करते हुए 2b बराबर a प्लस सी तक पहुंच जाना, तो वो भी मेथड वैलिड है। मैंने आपको एक जगह करके दिखाया और आपको सोचना सिखा दिया। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। नाउ इफ आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये वाली कहानी क्या है? अबे ये भी मस्त है। वो बोल रहा है एबीसीडी आर इन जीपी। तो जीपी वाली चीज के लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है? हाँ, जीपी वाली चीज के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना। जरा देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ध्यान सुनिएगा प्लीज। उसने बोला ए बी सी डी ये दे रखा है हमें, दिस इज गिवन। तो जीपी वाली चीज में कैसे रिएक्ट करते हैं, समझ में आएगी? नहीं समझ में आया? दिस इज मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स नीड्स एप्टीट्यूड एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? आपने सर अभी पिछली स्लाइड पे कुछ और बताया, अब आप उस बात से पलटने वाले हो। जी हाँ, बिकॉज मैंने अभी एपी पर सॉल्व करना सिखाया था, अब मैं जीपी पे आ चुका हूं। ऑल्दो आप उस तरीके से भी जा सकते हो, पर इसका एक आसान तरीका है। जैसे ही आपको पता चले कि एबीसीडी आर इन जीपी, तो आप क्या करें? जीपी मान लें। ए बी क्या है सर? ए आर या ए इंटू आर। सी क्या है सर? ए आर स्क्वायर। और डी क्या हो जाएगा? ए आर क्यूब। बोलो कोई परेशानी? अगर उसने दे रखा है कि एबीसीडी जीपी में है तो मैंने ऐसे मान लिया, जी बिल्कुल सही।
अब जरा बोलना फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, b प्लस सी का होल स्क्वायर एंड c प्लस डी का होल स्क्वायर। हमें शो करना है कि ये भी जीपी में होंगे, ठीक है भैया। क्या करें जरा बोलना, बस सर कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यहां पे लाके पटको, a की जगह a, b की जगह ए आर, फिर सर b की जगह ए आर, c की जगह ए आर स्क्वायर। कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं, और c की जगह ए आर स्क्वायर और d की जगह ए आर क्यूब, ठीक है। क्या आप इसमें से कुछ कॉमन ले पा रहे हैं? हां जी, इसमें से a कॉमन आएगा तो a स्क्वायर बाहर निकलेगा, 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। सर इसमें से क्या कॉमन लोगे, ए आर, तो बाहर कौन पहुंचेगा, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, पीछे बचेगा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन लोगे सर, ए आर स्क्वायर, तो बाहर पहुंचेगा, ध्यान सुनना, ए स्क्वायर आर की पावर 4, बिकॉज कॉमन आप ले रहे हो ए आर स्क्वायर, उस पर स्क्वायर लगाओगे तो ए स्क्वायर आर की पावर 4, बहुत बढ़िया। पीछे का बचा 1 प्लस आर का स्क्वायर। अगर आप इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर देते हो 1 प्लस आर स्क्वायर से, तो ये जिसमें भी हैं 1 प्लस आर स्क्वायर से डिवाइड करने पर ये उसमें ही रहेंगे। सर ये क्या मतलब है, जिसमें भी हैं उसमें ही रहेंगे। अगर ये लोग एपी में हैं तो भी ये एपी में रहेंगे, और अगर ये लोग जीपी में हैं तो ये जीपी में ही रहेंगे। तो मैं 1 प्लस आर के होल स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं, बिकॉज वो सब जगह मौजूद है। और आप चाहो तो साथ में लो थोड़ा सा और निपटा देते हैं। सर हमें दिखाई दे रहा है वहां पे ए स्क्वायर भी है, तो मैं सारी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दे रहा हूं, मतलब तीनों नंबर्स को। तो पहली टर्म आ जाएगी 1, दूसरी टर्म आ जाएगी आर स्क्वायर, तीसरी टर्म आ जाएगी आर की पावर 4। आपको शायद जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए, दिस इज जीपी, दिस इज ए जेप है, बोलो है ना। तो जीपी में जरा और काम आसान हो जाता है, टर्म्स दे रखी हो एबीसीडी या फिर एबीसी आर इन जीपी, उनकी वैल्यू ए आर स्क्वायर निकालो और अगली इक्वेशन में पटक दो जिसमें वो प्रूव करवाना चाह रहा है। क्या आपने सेकंड वाले का काम तमाम कर दिया क्या? हां जी सर, 1 अपॉन यहां ए स्क्वायर यहां बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ही रहा, बी इज ए आर, ठीक है। दूसरे वाली टर्म बोलना जरा, 1 अपॉन बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी की वैल्यू है ये, इसका स्क्वायर करना, और ये क्या लिखा हुआ है सर, डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4, अबे सी ये है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 6। इफ आई टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर तो ये बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो। और अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है तो वो है ए स्क्वायर आर स्क्वायर। चिंटू नजरें एकदम स्क्रीन पर रखते हुए समझता जा बेटा, यस यही मौका है बाकी लोगों से आगे निकलने का। नाउ सर अगर कुछ टर्म्स किसी सीक्वेंस में हो, एपी में हो, जीपी में हो, किसी में भी वो हो, तो आप अगर उनको किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसी में रहते हैं, ठीक है भैया। मुझे एक बढ़िया चीज दिखाई दी, अब की बार मैं तीनों टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर से, या 1 प्लस आर का नहीं, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहां आ जाएगा 1, यहां कितना आ जाएगा, ऊपर इमेजिन करो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा सर 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां कितना आ जाएगा सर, यहां आ जाएगा 1 अपॉन आर की पावर 4। ध्यान से देखो इनको, क्या आपको ये जीपी में नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ठीक है। एक तरीका तो ये है, अदरवाइज आप वैल्यू पुटिंग मेथड से भी जा सकते हो। ए बी सी डी आर इन जीपी मींस A1 B2 C3 नहीं बेटा 4 और D8, ये वैल्यू निकालो, यहां पटको, ये जो नंबर्स बनेंगे उनको चेक कर लेना वो किसमें है। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव तरीका। मेरे ख्याल से आपको दोनों ही मेथड समझ में आए हैं। भेजो थम्स अप। सर रिकॉर्डेड लेक्चर है, कहीं से भेजे थम्स अप? अरे मन ही मन में भेज दे बेटा, मेरे तक पहुंच जाएगा। ओरे बाबा ये क्या है? दिस इज स्टोरी प्रॉब्लम, वेरी फेमस, बहुत पुराने टाइम पे जेई में आ चुका है, जब जेई सब्जेक्टिव हुआ करती थी तब आ चुका है। एक बार देख लीजिए प्लीज क्या है, वीडियो पॉज करके पूरी कहानी पढ़ लो। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं और फिर मैं इसका जवाब लिखना स्टार्ट करता हूं। बिगिन विद ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के साथ शुरू करो, कॉल इट द फर्स्ट स्क्वायर, इसको पहला स्क्वायर बोलते हुए। फॉर्म द सेकंड स्क्वायर बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी कहानी समझा देता हूं, और जिंदगी में आज पहली बार स्क्वायर बनाने की जरूरत पड़ी है इस क्लास में। ठीक, स्क्वायर टाइप्स लग रहा है, रेक्टेंगल तो नहीं लग रहा, नो सर।
ठीक है सर, मान लेते हैं ये पहला स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। बोल रहा है इसका जो अगला स्क्वायर बनाओगे ना वो बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड। तो भैया ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट, ठीक है, देखना जरा ठीक चल रहा है ना। हाँ जी, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर करके आप दूसरा स्क्वायर बना दो। ठीक है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है बट हाँ ये स्क्वायर है, इतना आप एडजस्ट कर लीजिएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर बिल्कुल समझे कि ये जो पॉइंट है ये बाहर वाले स्क्वायर का मिड पॉइंट है, तो आधा आधा। ये जो पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है, आधा आधा। ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है जी, तो येलो वाला स्क्वायर सबसे पहले वाला स्क्वायर, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके अंदर वाला स्क्वायर। और आगे चलते हैं, बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द सेकंड स्क्वायर, देन थर्ड स्क्वायर। अब तीसरा स्क्वायर बनाओ सेकंड स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो सेकंड स्क्वायर के साइड का मिड पॉइंट ये मान लेते हैं, बन जाना भैया स्क्वायर सही से। यस, अबे सही लग रहा है। हाँ जी, तो ये हमारा तीसरा स्क्वायर है व्हाइट वाला। अब सर चौथा स्क्वायर बनाओ। अरे भैया कब तक करोगे जे, जब तक भैया बोल रहे हैं। और जो चौथा स्क्वायर है उसके लिए वर्ड यूज किया गया सो ऑन। आप अगर ये पूरी प्रक्रिया समझ गए हैं तो आप ऐसे ही आगे प्रोसीड करेंगे, जिसमें अगला स्क्वायर बनाया जाएगा इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। क्या मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है क्या? बोलो। बस सर समझ गए समझ गए समझ गए, स्टोरी प्रॉब्लम है ना, ये स्टोरी बना दो इसकी, ऐसे चलता जाएगा बस। अब इतना इसके आगे नहीं बना रहा हूं, आगे ऐसे डॉट 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 करके छोड़ दिया, मतलब इसके अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, इनफाइनाइट स्क्वायर बनते जाएंगे। ठीक है सर, अब सवाल पे आ जाते हैं। भैया ने बोला इन जनरल n+1th स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ nth स्क्वायर। ये कुछ नहीं है, ये एक टेक्निकल भाषा लिखी हुई है जिसमें मैं ये बोलना चाहूं कि जो दूसरा स्क्वायर है ना n+1th, इसका नंबर कौन सा हो गया? दूसरे का नंबर हो गया, मतलब सर n+1th। ये बनाया गया है पहले वाले के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, nth स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये वाली जो लाइन है इसको मत ही देखो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन अवॉइड दिस लाइन। अब जो पूछ रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल सच स्क्वायर्स टू द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर? क्या पूछा गया मैं बता देता हूं, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। रिक्वायर्ड आंसर, यस, एक जीपी बनती है बेटा, इनफाइनाइट जीपी, उसी का ही तरीका है। बस ये सवाल इसलिए यहां पर लेके आए क्योंकि इतनी बड़ी लैंग्वेज देखते ही बहुत सारे लोग बिदक जाते हैं, बोले सर जे का पूछ लो। अबे कुछ नहीं है, बहुत आसान। वो पूछ रहा है अच्छा मैं एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस A2 इज एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, इसके अंदर जो बना, फिर एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर, एरिया ऑफ फोर्थ स्क्वायर, ऐसे करते करते कितने स्क्वायर्स बनेंगे सर? इनफाइनाइट, बिकॉज आपको कहीं रुकना नहीं है, चलते ही जाना है, सो ऑन। तो सारे सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ ऑल सच स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। ये रेशो पूछ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया, ये आपसे रेशो पूछ रहा है। ठीक है जी, नाउ लेट्स बिगिन विद द कैलकुलेशन। और सर अगर कैलकुलेशन से स्टार्ट करना चाहते हो तो ध्यान सुनना। सर ये जो स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ क्या माने? ए। और सर ये वाली भी क्या हो जाएगी? ए। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज A1, बोल भाई। A1 पहले वाले सबसे बाहर वाले स्क्वायर का एरिया इज A स्क्वायर। कोई परेशानी है? नो सर। नाउ अब आ जाते हैं बेटा ग्रीन वाले स्क्वायर पे। ग्रीन वाले स्क्वायर के लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको यहां पर ध्यान से देखनी पड़ेगी। अगर ये पूरा A है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? A/2। और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? A/2। अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना, ये ग्रीन वाली साइड मुझे चाहिए, ये ग्रीन वाली साइड चाहिए, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इसी राइट एंगल ट्राइंगल को मैं अलग से बना के ला रहा हूं। ये A/2, दिस इज ऑल्सो A/2। लेट्स से सर दिस इज द लेंथ ऑफ ग्रीन वाली साइड। समझ में आ रहा है? इस राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से देखो तो इस राइट एंगल ट्राइंगल पे हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला या पाइथागोरस लगाने के बाद में आपको ग्रीन वाले साइड की, सॉरी ग्रीन वाले स्क्वायर की साइड मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। जरा बोलना सर यहां पर पाइथागोरस लगाने से क्या होगा? अबे A² / 4 प्लस A²/4, जिसको आप A²/2 बोल सकते हैं। तो ये जो हमें A2 लिखना है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, हमें क्या लिखना है? A2। A2 क्या हो जाएगा सर? व्हाट इज A2? अगर आपने इसकी लेंथ x मानी है तो ये भी लेंथ x होगी,
और अगर मैं सेकंड वाले स्क्वायर का एरिया पूछूं तो दैट इज एक्स स्क्वायर, और वो कितना आ रहा है ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि A3, यहां पर एक बढ़िया रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो क्या है, x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। चिंटी आराम से सोच के बता बेटा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि सर इसके अंदर जिस आप स्क्वायर में गए, ग्रीन वाले स्क्वायर से गए, तो येलो वाले स्क्वायर की साइड को रूट टू से डिवाइड कर दिया। यही तो हुआ। जब मैं बाहर वाले स्क्वायर से निकल के अंदर वाले स्क्वायर में गया, तो अंदर वाले की जो साइड है वो बाहर वाले स्क्वायर की साइड से, बाहर वाली स्क्वायर की साइड को रूट टू से डिवाइड करने पर मिल रही है। इसी बात को मैं आगे लगा सकता हूं। जी बिल्कुल। थोड़ा सा परेशान हुए हम लोग, सर कैसे, अब ये व्हाइट वाले की साइड कैसे निकालोगे, ये वाली, तो वो भी आसान है। कैसे सर, ये पूरा a अपॉन रूट टू है, इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा मतलब ये वाली लेंथ पूछ रहा हूं यहां से यहां तक की। सर a अपॉन रूट टू का भी आधा, तो a अपॉन टू रूट टू। और व्हाइट वाली लेंथ ये है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये वाली व्हाइट वाली लेंथ यहां कॉपी करिए, ध्यान रखना। ठीक है सर। और ये वाली साइड भी a अपॉन टू रूट टू। इनका स्क्वायर्स का सम जोड़ना जरा एक बार, क्योंकि अगर इसको y बोलते हो तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 8 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 8 बराबर ए स्क्वायर अपॉन 4, और यहां से आप बोल सकते हो y बराबर a अपॉन 2। मतलब कि आप अगर इस साइड या व्हाइट वाले साइड की आप लेंथ y मानते हो तो भैया वो हो जाएगा a अपॉन 2। समझ गए मेरी बात? हाँ। और दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, यहां पर भी लिख दे रहा हूं, A1 की साइड थी A, A2 की जो साइड लेंथ है वो इसको रूट टू से डिवाइड करने पर हमें मिली। जी बिल्कुल। दिस पैटर्न विल कंटिन्यू। अगर A3 A2 के अंदर बन रहा है तो इसको भी आप रूट टू से डिवाइड करो, तो रूट टू से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा बेटा A/2। सिमिलरली अगर आप A4 लिखोगे तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए। सर A3 की साइड को डिवाइड कर दो रूट टू से, तो ये आ जाएगा ये इन सब की साइड लेंथ लिखी हुई है, इन स्क्वायर्स की साइड लेंथ लिखी हुई है, तो मेरे ख्याल से एरिया तो आप बता ही दोगे। सर ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 8, सो ऑन दिस विल कंटिन्यू। जो रिक्वायर्ड आंसर है, क्या आप उसका जवाब निकाल सकते हो? हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 8, दिस विल कंटिन्यू टिल इंफिनिटी, डिवाइडेड बाय फर्स्ट एरिया, मतलब फर्स्ट वाले स्क्वायर का। सो इफ आई टेक ए स्क्वायर कॉमन, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, 1/2, 1/4, 1/8। अच्छा, छुपा हुआ सवाल है सर ये। हाँ जी बिल्कुल सही। ए स्क्वायर उड़ाओ, दिस इज इनफाइनाइट जीपी। फर्स्ट टर्म इज 1, 1 माइनस 1/2, एंड सर दिस इज नथिंग बट 2 इज अवर फाइनल आंसर। क्या आपको बात समझ में आई? तो यहां पर सर एक वो बहुत ही तांत्रिक टाइप का डायग्राम बन रहा है। हाँ जी, और इस डायग्राम में क्या हो रहा है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनाए जा रहे हैं, और साइड लेंथ निकालने के लिए आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, और मैंने इसका एरिया बता दिया। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। और अगर बात समझ में आती है तो लो, एक और सवाल इसी प्रकार का, ये भी ओपी क्वेश्चन है। प्लीज इसको सॉल्व कीजिए, इक्वेशन बनाइए और मुझे बताइए कि कैसे सॉल्व करने वाले हो आप इसको। यस यस यस, प्लीज एवरीबॉडी फटाफट सॉल्व करके बताएं। नाउ सर इसमें क्या है, अलोंग ए रोड, एक रोड के अलोंग ऑड नंबर ऑफ स्टोन रखे जाते हैं एट ए डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्टोन्स इज 10 मीटर। ठीक है, एक रोड है ऐसे बहुत लंबी, यस, उसके अलोंग हमने स्टोन्स रख दिए, छोटे छोटे पत्थर रख दिए, हर दो पत्थर के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है। और कितने पत्थर रखे सर? ऑड नंबर्स ऑफ पत्थर। ठीक है, पहली चीज तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑड में सर हो सकता है 5 स्टोन्स हो। ठीक है, आराम से समझा रहा हूं पूरा डिटेल में। 5 स्टोन्स हैं तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 स्टोन्स का मतलब हो गया सर 2 इंटू 2 प्लस 1, यही होता है। 2n+1 वाले फॉर्मेट में लिखूं तो ये हमारा मिडिल स्टोन हो जाएगा। और इसके इधर कितने स्टोन्स लाई कर रहे हैं? 2, और इसके इधर कितने लाई कर रहे हैं? 2। ऐसे ही अगर मान लो सर वो ऑड स्टोन्स की बात करता तो वो 7 स्टोन्स की भी बात कर सकता था। जी बिल्कुल, 7 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 प्लस 1, 2n+1 फॉर्मेट में। तो टोटल अगर 7 स्टोन्स हैं, 7 पत्थर हैं। हाँ ठीक है, अब ये वाला मिडिल स्टोन है तो इसके इधर कितने लाई कर रहे हैं? 3, और इसके इधर कितने लाई कर रहे हैं? 3।
समझ गए? हाँ जी। तो ये 3 ये 2 समझ पा रहे हो शायद। इसी चीज को मैं जनरलाइज करने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो नंबर ऑफ स्टोन्स हमने कितने लिए? ऑड लेने हैं सर। एन माने क्या? नहीं जी। अब जब आपको नंबर ऑफ स्टोन्स ऑड लेने हैं तो आप 2n+1 मानिए। बहुत बढ़िया, सुनते जाइएगा। नाउ अगर मैं 2n+1 की बात करूं तो सर ये डॉट 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 है, ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बता बेटा, ओ चिंटू, हाँ ध्यान से बताना, और जब कोई बात पूछता हूं तो ध्यान से बताना। इफ आई से दिस इज द मिडिल स्टोन, ये बीच वाला स्टोन है, तो इसके इधर कितने स्टोन्स होंगे? n स्टोन्स। और सर इसके इस तरफ कितने स्टोन्स होंगे? इस तरफ भी n स्टोन्स। क्या आपको ये बात समझ में आती है? हाँ जी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स n, 2n और एक ये बीच वाला, तो 2n+1 दैट इज ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स। अब चलते हैं आगे वाली कहानी पर। और बीच बीच में जो दूरी है इनके वो समझ पा रहे हो? दिस गैप इज 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। ये उसने बोल रखा है सवाल में। ठीक है, आगे वाली लाइन पढ़ रहे हो क्या? हाँ जी सर। ए पर्सन कैरीज ओनली 1 स्टोन एट ए टाइम एंड हिज जॉब इज टू असेंबल, इज असेंबल, ये डी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। असेंबल ऑल द स्टोन्स, हिज जॉब इज टू असेंबल ऑल द स्टोन्स, ऑल द स्टोन्स अराउंड द मिडिल स्टोन। ठीक है जी, क्या काम है उसका? एक बार में एक पत्थर उठाना है, बीच वाले पत्थर पे ले जाके रखना है। क्या कहानी समझ में आ गई? एक बार में एक ही पत्थर, ज्यादा हीरो मत बनना। ठीक है जी। नाउ इफ ही स्टार्ट्स हिज जॉब फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्टोन, ये जो लाइन है इसके वो एक एंड से शुरुआत करता है, मतलब वो जो चिंटू है वो यहां खड़ा है। ठीक है, एक बार में एक पत्थर उठाएगा, वहां से वापस जाके रखेगा। ठीक है, इफ ही स्टार्ट्स हिज जॉब फ्रॉम द वन एंड, इफ यू वांट तो यहां से स्टार्ट कर दो, इफ यू वांट तो आप यहां से स्टार्ट कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है आगे कहानी? द वन, ठीक है ठीक है ठीक है। इफ ही कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, अगर वो टोटल 3 किलोमीटर चलता है, सारे स्टोन्स को एकत्रित करने के लिए, सारे स्टोन्स को बीच वाले स्टोन पे लाके रखने के लिए वो टोटल 3 किलोमीटर चलता है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स कितने होंगे? ठीक है, अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं, एंड दैट इज वेरी कॉमन सेंस, मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा? अबे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, सर ये दे रखा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर तो उसने दे रखा है, आपके हिसाब से हम पहले गिनते ना कितना। ठीक है भाई, अच्छा एक बात बता, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी मिडिल स्टोन तक की? आराम से सोच के बोलना, बिकॉज हर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये यहां से लेके यहां तक की दूरी 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्टोन से लेके इस स्टोन तक की दूरी कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? इधर से लेके 10 10 10 30 मीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं दिस डिस्टेंस इज, दिस इज 10n मीटर्स, बोलो हाँ या ना? बिकॉज हर एक के बीच में 10-10 मीटर का गैप है और ऐसे n स्टोन्स रखे हुए हैं, तो 10n है दूरी। मीटर में काउंट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और सर ये डिस्टेंस उसने दे रखा है 3000 मीटर्स। कोई परेशानी है किसी को? नो सर। अब हम एक इक्वेशन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ n, ध्यान सुनना। अब वो कैसे चल रहा है? सर यहां से पहले यहां गया, बहुत बढ़िया, कितना चला? 10n। जब वो यहां से यहां गया, अब वो दूसरे पत्थर की तरफ जाएगा, कितना चला? मन ही मन में सोचो। सर जब n तक जा रहा था तो 10n, अब की बार 10n, 10 इंटू n-1, एक कम, फिर वापस आया, कितना चला? एक बार तो वो यहां पे खड़ा है तो सिर्फ 10n चला। अब जब बीच वाले से इस स्टोन तक जाएगा तो 10 इंटू n-1 जाने में और वापस आने में कितना चला, वो बता एग्जैक्ट कितना चला? सर अब की बार चला 10 इंटू n-1 इंटू 2। बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं? सर ये वाली बात तो ठीक है, ये 2 क्यों लगाया आपने? यहां से जाकर यहां जाएगा फिर वापस आएगा, बहुत बढ़िया। फिर अब यहां से यहां सोच और वापस सोच। अब की बार जाएगा सर वो 2 इंटू 10 इंटू n-2,
समझ पा रहे हो कैसे? यहां से लेके यहां तक गया n-2, वापिस आया n-2, और 10 इंटू n-2, 10 इंटू n-2, 2 टाइम्स, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में जब वो यहां आ जाएगा, मतलब जब वो ये वाला सेकंड लास्ट स्टोन यहां पे लाके रख देगा, उसके बाद में ये कितना जाएगा सर? 1 और 2। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो लास्ट में वो जाएगा 2 इंटू 10। ठीक है, यस। ये तो एक साइड का डिस्टेंस है। अब दूसरे साइड का सोच सर, वो फिर इसको लाकर यहां रखेगा, 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 और फिर इसको लाकर यहां रखेगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या मैं इस पूरे ब्रैकेट को, ये जो डिस्टेंसेस आपने यहां से यहां तक की काउंट की है, यहां से यहां तक की काउंट की है, यहां से यहां तक की काउंट की है, इन सभी डिस्टेंसेस को 2 टाइम्स कर दूं क्या? बोलो भैया, क्या मैं इन सभी डिस्टेंसेस को 2 टाइम्स कर दूं क्या? तो 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि जितना उसने इधर चला उतना ही इस तरफ चलेगा। जी बिल्कुल। बस एक लफड़ा है, और वो लफड़ा क्या है? ध्यान सुनना मेरी बात। एक लफड़ा क्या है, पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं। सर इन सबको तो आपने 2 टाइम से कर दिया, उसने लास्ट टोन में यहां पर एक बार ही चला, जबकि इस तरफ लास्ट टोन में वो 2 बार चलेगा। देख पा रहे हो? तो टोटल कितना कोफिशिएंट मुझे लिखना चाहिए? 3। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो 10 इंटू n, 2 बार इस तरफ, 1 बार इस तरफ, तो यहां पर आएगा 3। बाकी जितने हैं n-1 स्टोन के लिए 2 बार इधर, n-1 स्टोन के लिए 2 बार इधर, टोटल 4 बार। ये देखो n-1 स्टोन के लिए 2 इंटू 2, 4 बार। समझ गए? बाकी सभी स्टोन्स के लिए वो 4-4 बार चलेगा। समझ में आया? तो 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, तो टोटल 4 कोफिशिएंट है। बट ये जो आखिरी वाला स्टोन है ना, इसके लिए 1 बार और 2 बार इधर, तो 3 बार। दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। दिस इज अवर ट्रेवलिंग डिस्टेंस। मेरे ख्याल से आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी। और ये लिखा हुआ है 3000। कोई परेशानी है किसी को? नो सर। इफ यू ध्यान से फोकस, तो ये लिखा हुआ बेटा 30n। जी बिल्कुल। और अगर मैं सबसे 2 इंटू 10 कॉमन ले लूं, तो ये 20 है, 20 इंटू 2 होता है बेटा 40। और यहां देख पा रहे हो n-1, फिर n-2, फिर डॉट 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 डॉट, कहां तक? 1 तक, क्योंकि आप 2 इंटू 20 तो कॉमन ले चुके हो। बहुत बढ़िया। क्या आपको ये n-1 टर्म्स दिखाई दे रही हैं? हर जगह नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं होती। एक एक चीज को ध्यान से सुनते जाइएगा, फोकस्ड रहिएगा प्लीज। सर ये लिखा हुआ है 30n प्लस 40। अगर मैं आपसे पूछूं पहले n-1 नेचुरल नंबर्स का सम, तो n-1 इंटू n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये लिखा हुआ 3000। फटाफट सॉल्व करते हैं सर। इसको करो 20, और इस 20 के बाद में 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये उड़ा दीजिए। ठीक है भैया। नाउ अगर मैं उधर देखूं तो दैट इज 300 बराबर सर ये लिखा हुआ है 3n प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2n। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो ये लिखा हुआ है 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 300। हाँ है ना? जी बिल्कुल। सर ये कितना है? समझ पा रहे हो ना? 2n स्क्वायर, तो यहां पर इन दोनों का एडिशन प्लस n, 300 लेफ्ट में आ गया। नाउ अगर इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए बोलूं तो क्या फैक्टराइज कर सकते हैं? सर 600 आना चाहिए जवाब। मेरे ख्याल से 25 इंटू 24 होता है। चेक करना एक बार जरा। 25 इंटू 24, हाँ सर 25 इंटू 24 इज 600। सही बोल रहे हो शायद आप। हाँ है ना? अरे बोलो कुछ। हाँ जी। ना अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन लूं तो ये आ जाएगा 2n प्लस 25, और इसमें से क्या कॉमन आएगा जरा बताना। सर इसमें से तो 12 कॉमन आएगा, तो यहां क्या बचेगा? 2n प्लस 25। अरे बोलो। तो 12 इंटू 25 कर ही लेते हैं यार। हाँ सर वीक है आपकी गणित। अच्छा हाँ, 300 इंटू 2 करोगे तो 600 हो ही जाएगा। जी बिल्कुल। लो भैया जवाब आ गया। 2 फैक्टर्स हैं, एक n-12 और एक 2n प्लस 25। ऑब्वियसली सर नंबर ऑफ स्टोन्स आर 12। नंबर ऑफ स्टोन्स कितने हो जाएंगे भैया? 12। कोई परेशानी है? क्यों सर दूसरे वाले में क्या दिक्कत है? वो लिखा हुआ है बेटा 25/2, वो भी नेगेटिव का। नंबर ऑफ स्टोन्स नेगेटिव थोड़ी होते हैं चिंटो। आराम से सुन ले क्या किया गया है। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल सा बट
डिफिकल्ट सवाल है। सिंपल सा क्यों बोला सर? क्योंकि देखो फाइनली लग क्या रहा है, एक छोटी सी एपी का सम लिख रहा है। सर डिफिकल्ट क्यों बोला फिर? क्योंकि भैया ये दी गई जानकारी से ये इक्वेशन बनाना बड़ा दिक्कत है। या तो बहुत सारे लोग इसके आगे भी 4 लिख देते हैं, या फिर सर इनके आगे 2 ही रहने देते हैं। दोनों में से एक गलती जरूर करते हैं। आई होप आपने दोनों ही गलतियां अगर की है तो आप उस गलती का निवारण मतलब उसका सॉल्यूशन जान गए होंगे कि इसके आगे 3 क्यों आया। क्योंकि यहां से यहां जाते वक्त एक बार चला और यहां से यहां जाते वक्त 2 बार चला, तो ये 10n वाली डिस्टेंस वो 3 ही बार चला, बाकी सारी डिस्टेंसेस वो 4-4 बार चला। यस, दिस इज द ओपी थिंग दैट वी नीड टू एड्रेस। बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे आ जाइए। और सर ये सवाल जो है ये ओपी इस वजह से है क्योंकि इसकी ये जो शब्द यहां लिखा हुआ है दैट इज लीस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू। हाँ सर, जैसे ही मैक्सिमम मिनिमम रेंज बताओ ये वाले सवाल आते ही हाथ पैर हमारे कांपने लग जाते हैं। अबे कुछ नहीं है, ध्यान से देखो। वो बोल रहा है ए आर बी द आरएथ टर्म ऑफ एपी एंड A11 हमें दे रखा है। बहुत बढ़िया, 11th टर्म क्या है किसी एपी की? 45। सर किसी एपी की 11th टर्म हम कैसे लिखते हैं? A + 10D, यही लिखते हैं क्या? हाँ जी। और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, मैंने उस एपी की फर्स्ट टर्म A मानी है और कॉमन डिफरेंस D माना है। देन हमें क्या बताना है? कॉमन डिफरेंस बताना है, वो वाला कॉमन डिफरेंस बताना है, वो वाली डी की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इन तीनों का प्रोडक्ट लीस्ट हो जाए। इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए? लीस्ट। तो ये लिखा हुआ है बेटा A2, A6, A11। अगर मैं आपसे पूछूं A2 कितना हो जाएगा, तो किसी भी एपी जिसकी फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो A2 हो जाएगा A + D। A6 कितना हो जाएगा? A + 5D। और A11 कितना हो जाएगा? सर कैसी बात कर रहे हो? 45। इस पूरे को हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ऑलवेज रिमेंबर, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के जो भी सवाल आ जाए, रेंज वाले सवाल आ जाए, तो वहां पर एक ही वेरिएबल होना चाहिए। सर यहां पर तो 2-2 वेरिएबल है, हमें ए भी नहीं पता डी भी नहीं पता। एक को आप रवाना कर सकते हो। किसको रवाना करोगे? सर ए को रवाना कर दो। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि यहां पर फिर जो इक्वेशन बनेगी वो डी में बनेगी, और अगर आप डी की वैल्यू निकाल लोगे तो वही पूछ रहा है। अगर आप इसमें से डी हटाओगे, सुनते जाना, ये मैनिपुलेशन वाली बात है, अगर आप इसमें से डी हटाओगे तो इक्वेशन बनेगी ए में। ए का जवाब निकालोगे, उस ए को फिर से निकालकर यहां पुट करना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ गया। तो सर काम ऐसा करें ना जिससे स्टेप कम हो। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला? ए को हटा दो। आप यहां से देख पा रहे हैं बेटा, जो ए है वो 45 - 10D के बराबर है। यू कैन ऑल्सो से इफ आई टेक 5 कॉमन, तो ये आएगा 9 - 2D के बराबर, है ना, ए की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, पहले तो यही पुट कर दिया, 45 - 10D + D, इस ए की जगह ये वाली पूरी टर्म। ठीक है सर, फिर इस ए की जगह भी, अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन में है भैया, 45 - 10D + 5D, और ये लिखा हुआ सर 45। कोई परेशानी है? नो सर। ये क्या लिखा हुआ है? 45 - 9D। बहुत बढ़िया सर। ये क्या लिखा हुआ है? 45 - 5D, और ये लिखा हुआ है 45। सर इस 45, इसमें से एक 5 कॉमन लो, और इन दोनों में से आप एक 9 कॉमन लो। तो यहां से 9, यहां से 5, यहां से 45। आराम से बेटा, रफ कॉपी है ना पास में? हाँ, गुरुजी जो तेज तेज कर जाते हैं ना कई बारी, तो घबराया मत करो। 45 स्क्वायर बाहर, एक 45, ये 9 × 5 45, तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां क्या बचेगा? 9 कॉमन ले लिया तो यहां बचा 5 - D, मल्टीप्लाइड बाय, सर अगर आपने 5 कॉमन लिया तो यहां बचा 9 - D। सुनते जाना आराम आराम से। तो ये लिखा हुआ है 45 का स्क्वायर। नाउ दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन लेके पलट दो, और इसको लिख दो आप D - 5 × D - 9। जरा देखना, जिस चीज की वो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है वो कितना आ गया? वो आ गया 45 का स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है? D² - 9 और 5 14D + 45। अगर आप ध्यान से देखोगे भैया, ओ भाई सर इसको तो क्या मिनिमाइज करोगे? ये तो कांस्टेंट है। मैंने कहा बिल्कुल सही। ये क्या है? क्वाड्रेटिक। अब यहां पर कंफ्यूज होने वाली बात, वो आपसे इस पूरे की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, या फिर ध्यान सुनना, 2 सवाल हैं। एक तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, या फिर वो वाला D बताओ जिस पर ये पूरा मिनिमम होगा।
देयर इज ए डिफरेंस, देयर इज ए डिफरेंस। दोनों में अलग अलग बातें लग रही है, समझ में आया? हाँ सर, कैसे? कि अगर आप हमसे पूछो कि वो वाला डी बताओ जिस पर ये मिनिमम होगा, तो वो डी अलग आएगा, और दूसरा आप पूछो कि वो मिनिमम वैल्यू बताओ, तो वो अलग आएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो एक बात बताओ, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो? यस सर। ये एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है और जिसमें सर -b/2a, -b/2a कॉमा -d/4a। सर ये तो होती है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ये होती है क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू। सुनना अच्छा लगेगा आपको। और सर ये होती है एट विच मिनिमम वैल्यू अकर्स, एट विच मिनिमम वैल्यू अकर्स। तो अब की बार बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वो ये पूछ रहा है, नहीं जी, वो तो वो वाला डी पूछ रहा है जिस पे मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये पूरा लिखा हुआ है बेटा 7, तो डी की वैल्यू 7 लेने पर ये पूरा का पूरा क्या आएगा? मिनिमम आएगा। समझ गए कि नहीं समझे? बिल्कुल हाँ या ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया। डी की वैल्यू 7 लेने पर ये पूरा मिनिमम होगा। ये मिनिमम क्या होगा? वो वैल्यू ये लिखी हुई। समझ में आया? तो अब की बार वो डी पूछ रहे हैं, डी इज 7, ऑप्शन बी टप्पू इज करेक्ट। कोई परेशानी है किसी को? चलिए जी, अगला सवाल है ये वाला, जिसमें पहले वीडियो पॉज करो और अपना जवाब बताओ कि इसमें क्या पूछ रहा है और वो क्या रिलेशन जानना चाह रहा है। थोड़ा सा देख लीजिए और जवाब लिखिए। सर वो बोल रहा है द फर्स्ट एंड द 2n+1th टर्म ऑफ एन एपी जीपी एंड एचपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स आर इक्वल। सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव है और वो बराबर भी है। कौन सी? फर्स्ट एंड 2n+1th। समझ में आया? डाटा को ध्यान से एनालाइज कीजिएगा। ये और ये वाली टर्म एक एपी की, जीपी की और एचपी की बराबर है। एंड देयर n+1th, यहां पर टीएच है बेटा, ऊपर यहां पर टीएच है। एंड देयर n+1th टर्म आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। रिलेशन बताना है हमें इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, नाउ फटाफट देखना जरा, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं सर, हेलो, सामने देख रहे हो क्या? यस सर। ये है एपी, यहां पर हमने रखी जीपी और ये हमने रखी एचपी। नाउ सर इनकी जो फर्स्ट टर्म है सभी की, इन सबकी फर्स्ट टर्म एंड 2n+1th टर्म, ये दोनों तो बराबर है। समझ में आया? सबकी बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर, सबकी बराबर मतलब सर अगर आप इसकी फर्स्ट टर्म ए लेते हो तो जीपी की भी फर्स्ट टर्म ए, एचपी की भी फर्स्ट टर्म ए। और अगर आप इन सभी की 2n+1th टर्म एपी की अगर बी मानते हो तो जीपी की भी बी और एचपी की भी बी। समझ गए? और इधर देखो ना, बीच में बोला गया है कि इनकी जो n+1th टर्म होगी, ठीक है, n+1th टर्म जो हो जाएगी तीनों की, अच्छा ए बी सी और जो पैरामीटर है वो इसने यूज कर रखे हैं, वो ए बी सी बोल रहा है, तो थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज है, हमें वेरिएबल दूसरे यूज करने पड़ेंगे। यहां पर ए बी और सी है, तो चलो यहां पर दूसरे वेरिएबल ले लेते हैं। समझे सिचुएशन क्या है? तीन है हमारे पास सीक्वेंसेस एपी, जीपी और एचपी। उन तीनों की पहली टर्म बराबर है, तो पहली टर्म मान लेते हैं सर, लो अल्फा है तीनों की, और उनकी लास्ट टर्म 2n+1th टर्म मान लेते हैं बीटा है। तीनों की लास्ट टर्म भी बराबर है, आर इक्वल। देयर n+1th टर्म आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। अब हमें एक रिलेशन निकालना है एबीसी में। समझ गए? नाउ पहली चीज तो आपको ये देखना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से आप इसको बहुत अच्छे से जान पा रहे हो कि जो n+1th टर्म है ना, ये वाली, ये सारी की सारी दीज आर मिडिल टर्म्स। कैसे सर वेरीफाई करेंगे कि ये मिडिल टर्म्स हैं? खुद सोचो वैसे तो, हाँ वरना सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। मान लो कोई भी 5, समझ में आया, 5 टर्म्स लिख के देख लो, तो 5 टर्म्स अगर लिखी हो, पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मिडिल टर्म कौन सी आ रही है? थर्ड। आपने n की वैल्यू 2 ली होगी तभी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 बनेगी, यहां पर n की वैल्यू 2, तो तीसरी टर्म आ रही है, तो n+1 इज द मिडिल टर्म। समझ गए? तो मैंने वेरीफाई करके दिखाया है, और मेरे ख्याल से ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो n+1th टर्म है ये मिडिल टर्म है।
नाउ मैं अब आपको एक मस्त रिजल्ट लिख के दिखाता हूं जो आप याद रखेंगे कि अच्छा सर ऐसा होता है, और वो बहुत ही आसान है, ध्यान सुनना। यस, आप इस केस में बोल सकते हैं कि जो ए होगा ना, मिडिल टर्म जो होगी वो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम अपॉन 2। आप ये भी बोल सकते हैं ए जो है वो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 है, मतलब ए इज एम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। कैसे पता चला सर? ये मैंने आपको एक एपी में प्रॉपर्टी बताई थी, जिनके लोअर सफिक्स का सम बराबर आता है, जिनके लोअर सफिक्स का सम बराबर आता है उनका सम भी बराबर होता है। सर पहली टर्म कौन सी है जरा देखना, एपी में पहली टर्म है T1, लास्ट टर्म कौन सी है? Tn+1, यही है, इनका सम आप बोल रहे हो, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं Tn+1 प्लस Tn+1। अगर कुछ टर्म्स एपी में हो तो इन दोनों के लोअर सफिक्स का सम आ रहा है 2n+2, इनके भी लोअर सफिक्स का सम आ रहा है 2n+2। सर ये है अल्फा, ये है बीटा, बराबर ये 2 टाइम्स ऑफ ए लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। ऑन द सिमिलर नोट आप ये भी बोल सकते हैं, ऑन द सिमिलर नोट आप ये भी बोल सकते हैं, इस केस में जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, वो पहली और आखिरी टर्म का जीएम हो जाएगा। यहां से आप बोल सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा। बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। खुद वेरीफाई करो इस बात को, बीच वाली टर्म। अब सर यहां पर क्या होता है, लोअर सफिक्स का सम जिन जिन टर्म्स के लिए बराबर होता है उनका प्रोडक्ट बराबर होता है, जीपी की प्रॉपर्टी। और सर यहां क्या लिख सकते हो आप, सी के लिए सी इज नथिंग बट 2 अपॉन, देख पा रहे हो यार, एपी वाले केस में मैं मिडिल टर्म को आखिरी और फर्स्ट का एम बोल रहा हूं, जीपी वाले केस में मैं फर्स्ट मतलब मिडिल टर्म को पहले और आखिरी का जीएम बोल रहा हूं। वैसे ही एचपी के केस में क्या होगा सर, जो हमारी मिडिल टर्म है वो फर्स्ट और लास्ट का एचएम होगी, और एचएम कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो अब एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? सर यहां पे लिखा हुआ है सी बराबर 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन। यहां से आप देख सकते हो ऑब्वियसली अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा 2a के बराबर। बस ठीक है, क्या हम इसमें फिलिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सामने समझते रहिएगा। अल्फा इंटू बीटा की जगह आप रख सकते हो बी स्क्वायर अपॉन, जहां पर आपको अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे वहां पर आप रख दीजिए 2a। कोई समस्या है क्या? नो सर। बी स्क्वायर अपॉन ए, 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया ए सी के बराबर। मेरे ख्याल से कोई परेशानी आपको होगी नहीं, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी कौन सा रिलेशन है? दिस इज रिलेशन डी। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है और इसमें कोई परेशानी होगी नहीं। और सर ये ए बी सी बराबर नहीं, ए प्लस सी अपॉन मतलब ए प्लस सी अपॉन 2b नहीं। इसमें एक रिलेशन ये भी सत्य हो सकता है। कैसे? क्योंकि सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, सारी टर्म्स क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आएगी? नहीं समझ में आया? सारी टर्म्स अगर पॉजिटिव हैं तो आप बोल सकते हो अल्फा बीटा भी पॉजिटिव होगा। ये उनका एएम है, अल्फा बीटा का एएम ए है, अल्फा बीटा का ही जीएम बी है, अल्फा बीटा का ही एचएम सी है। तो आप बोल सकते हो एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। तो ये जो है ये वो एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी लिखी हुई है। तो दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। कोई परेशानी होगी नहीं? बोलो हाँ ना, कोई बात परेशान कर रही है क्या? नो सर। चलिए जी अगले सवाल पे मूव करें। यस, फटाफट इस सवाल को देखो फटाफट। यस ठीक है, क्या है सर इसमें? एबीसी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे ज्यादा तो ध्यान देने वाली बात है इसमें वो ये है कि वो बोल रहा है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव के साथ साथ इंटीजर्स शब्द पे भी ध्यान देना। जेईई एडवांस 2014 का सवाल है और हम इसको फटाफट सॉल्व करने वाले हैं। मैं तो बोलूंगा कि आप पहले वीडियो पॉज करें और अपना जवाब लिखें। चलिए, सच दैट b अपॉन a इज एन इंटीजर, a b c आर इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बहुत बढ़िया। a b c जो है वो जीपी में है, a b c खुद इंटीजर्स हैं, ये बात उसने खुद बोल के बताई। b अपॉन a का क्या मतलब है सर? b अपॉन a का मतलब है इस जीपी का कॉमन रेशियो, वही होगा, वो खुद एक इंटीजर है। ये कहां बोला सर? उसने ये बोला कि b अपॉन a इज एन इंटीजर। ठीक है, नाउ एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ a b एंड c इज b प्लस 2। चलिए, क्या आप a b और c का मुझे am बता सकते हो क्या? सर am कितना आ जाएगा? 3 नंबर्स का am क्या होता है? तीनों का एवरेज। और ये किसके बराबर दे रखा है सर? ये b प्लस 2 के बराबर दे रखा है।
मेरे ख्याल से सारी इंफॉर्मेशन आपने अच्छे से लिख ली, इक्वेशंस बना ली। एबीसी खुद क्या है, जीपी में है और इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं ए को तो ए ही रहने दे रहा हूं, अगर जीपी में है तो मैं बी की जगह ए आर पुट कर सकता हूं क्या, बोलो भाई यस सर। सिमिलरली सी की जगह सर ए आर स्क्वायर, क्या ये बात सही लिखी हुई है, ए एंड आर बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है जी। और पॉजिटिव शब्द का ध्यान देंगे। नाउ यहां पर आप वैल्यू पुट करो जो जो आपने ए बी और सी माना है। सर ए तो ए ही है, बी की जगह ए आर, सी की जगह ए आर स्क्वायर बराबर, इस 3 को इधर लेके गए 3 इंटू बी आएगा और बी की जगह है ए आर प्लस 6। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है, जरा देखना एक बार। सर ये लिखा हुआ है ए आर स्क्वायर, मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये उधर आएगा ए आर माइनस 3 ए आर, तो माइनस 2 ए आर और प्लस ए बराबर 6। कोई परेशानी है, नो सर। इफ आई टेक ए कॉमन तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 1 बराबर 6। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरी इक्वेशन क्या लिखी हुई दिखाई दे रही है, देख पा रहे हो, अगर मैं इसमें से ए कॉमन लेता हूं तो दिस इज आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 1 बराबर 6। आप देख सकते हैं बेटा ये लिखा हुआ है ए इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 6। नाउ अब जरा ध्यान रखना, ये दोनों इंटीजर है, ए और आर दोनों इंटीजर। अगर आर इंटीजर है तो आर माइनस 1 भी इंटीजर होगा, और आर माइनस 1 इंटीजर हुआ तो सर उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो आप कैसे कैसे इसको ब्रेक कर सकते हो, मतलब बहुत सारे केसेस यहां बनाने पड़ेंगे। एक इक्वेशन दो अननोन होगी, कोई बोलेगा सर इसको 3 ले लो, इसको 2 ले लो, मतलब देखना जरा पॉसिबल केसेस कि ये 3 हो जाए, ये 2 हो जाए। फिर सर और पॉसिबल केसेस क्या है, सर ये पहले वाला 6 हो जाए, दूसरे वाला 1 हो जाए। फिर और पॉसिबल केसेस क्या है, सर पहले वाला 1 हो जाए, दूसरे वाला 6 हो जाए। और क्या पॉसिबल है, सर ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए। इसके अलावा सर नेगेटिव नंबर्स क्यों नहीं ले रहे हो, बिकॉज उसने खुद दे रखा है वो नंबर्स पॉजिटिव है, एबीसी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। वरना अगर ये बात नहीं लिखी होती और भी केसेस बनते, -3 -2 वाला भी बनता। सर -2 ये कैसे हो सकता है, वो भी ठीक है, फिर सिर्फ ये वाले केसेस देखें। नाउ A3 लोगे, A3 और ये R2 ऐसा हो सकता है क्या, जरा देखना इस केस की पॉसिबिलिटी चेक करना। R माइनस 1 के स्क्वायर को 2 होने के लिए R माइनस 1 को √2 होना पड़ेगा, प्लस या माइनस का। R माइनस 1 को प्लस या माइनस का √2 होना पड़ेगा, तब जाके उसका स्क्वायर 2 आएगा। जबकि ऐसा दे रखा है कि R खुद एक इंटीजर है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, नहीं। A की वैल्यू 6, R की वैल्यू 1। सर R माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब R की वैल्यू 1 नहीं, इस पूरे की वैल्यू 1, सॉरी। R माइनस 1 का स्क्वायर 1 होना चाहिए, उसके लिए R माइनस 1 की वैल्यू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। उसके लिए R या तो 0 होगा और या फिर 2 होगा। तो सर R अगर 0 हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आप B की वैल्यू 0 थोड़ी बोल सकते हो, तो R 0 तो होगा नहीं। तो R की वैल्यू क्या आएगी, 2, और A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। इसमें किसी को कोई परेशानी है क्या? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं A6 R2 चल जाएगा, पुट करके देखो। हाँ सर, इसके करस्पॉन्डिंग हमने पॉसिबिलिटी चेक की, तो यहां से आया A तो 6 और R की वैल्यू 2 आई, ठीक है। हाँ, और ये दोनों ही इंटीजर है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो दिस केस इज पॉसिबल। ये ऊपर वाला केस पॉसिबल नहीं था, नीचे वाला केस भी पॉसिबल नहीं है बेटा, खुद सोचो। क्यों सर? क्योंकि R ये जो 6 है ना, R माइनस 1 का स्क्वायर होना चाहिए। तो सर R ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसमें से एक घटाएं और स्क्वायर करें तो आंसर 6 आए? कोई नहीं है, ठीक है। और सिमिलरली सर ये भी पॉसिबल नहीं है। द ओनली पॉसिबिलिटी, यस समझ में आ रहे हो, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेन्ड इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसके साथ कंडीशन लगी हुई है और जो केवल एक मौके पर जाकर सत्य हो रही है, और वो ये है A6 और R2। क्या मेरी बात समझे आप? यही तरीका है, इसको तुक्केबाजी नहीं बोलते, ये एनालिसिस बोली जाती है, तुक्केबाजी नहीं है, ध्यान रखना। ना सर फाइनल आंसर बता सकते हैं क्या सभी लोग? हाँ, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर इज A स्क्वायर। A की वैल्यू मैंने 6 लिए, ध्यान रखना 6 ली है, 6 ही आई है, तो सर ये हो जाएगा 36 प्लस 6 माइनस 14 अपॉन 7। 42 लिखा हुआ है ऊपर, हाँ 42 माइनस 14 28 है ना। 42 माइनस 14 इज 28 अपॉन 7
बराबर 4। हाँ, 2014 में जब ये सवाल आया था तो ये इंटीजर टाइप का सवाल था और 4 समझ में आया। आईआईटी ने जहां हिट किया वो ये वाले केस मेकिंग, आप बोल सकते हो थोड़ी सी एनालिसिस, दिमाग लगाना था कि भैया ऐसे ऐसे केस हो सकते हैं बिकॉज ये दोनों इंटीजर्स हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। चलिए, एक टाइप की वैरायटी और अपने पेपर में देखने को मिलती है और वो जेईई मेंस में भी मिलती है। ये एडवांस में नहीं आ रही है आजकल, पर पहले ऐसा आ चुका है कि परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करके हम पता करते हैं कि वो लोग किस में हैं। तो मैंने इसकी हेडिंग भी डाल दी है, दिस इज कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर वाले सवाल। समझ में आया। वैसे जब ये सवाल आया था तो इसके साथ ऑप्शंस भी थे कि ये लोग किस में होंगे, बट हमें अभी इस पे ध्यान नहीं देना है। जब भी आपके पास ऐसा कोई रिलेशन लिखा हुआ दिखाई दे जिसमें ए स्क्वायर बैठा है, बी स्क्वायर बैठा है, सी स्क्वायर बैठा है, ए इंटू बी है, बी इंटू सी है, तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना स्टार्ट करें। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कुछ नहीं होता बेटा, एक जैसी टर्म्स एक साथ ली जाती है बस, और कुछ नहीं। जरा देखना, ये वाली जो टर्म है ये क्या लिखी हुई है, दिस इज 9 इंटू 25 ए स्क्वायर, 9 को अंदर भेजा, दिस इज 9 बी स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर माइनस 3 इंटू 25 ए सी बराबर, इसको अंदर भेज दीजिए 3 इंटू 15 ए बी, और लास्ट में क्या आएगा 15 बी इंटू सी। ये मुझे दिख रहा है ये किसका स्क्वायर है, परफेक्ट, वो ठीक दिख रहा है। बट एक चीज की मुझे कमी लग रही है, सर ये जो 2ab 2ac और ये वाली जो टर्म होती है ना परफेक्ट स्क्वायर में, तो a इंटू बी वाली टर्म के साथ एक 2 होना चाहिए था, यहां पर मुझे 2 नहीं दिखाई दे रहा। तो व्हाट आई एम डूइंग नेक्स्ट इज, मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी इक्वेशन को 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया सर, आपके दिमाग में कैसे आया ये? तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने का लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं। इन टर्म्स में 2 नहीं है, a माइनस बी का स्क्वायर करते हो तो 2ab, b माइनस सी का स्क्वायर करते हो तो 2bc, या b प्लस सी का स्क्वायर करते हो 2bc, तो इनमें 2 नहीं है। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा? देखो पहली तो चीज ये देखो, ये लिखा हुआ है बेटा 15a का होल स्क्वायर, समझ पा रहे हो? ये 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर और इंटू a, और इसके आगे 2 आ गया। सर ये लिखा हुआ है 3b का होल स्क्वायर, और इसके आगे एक 2 आ गया। सर ये लिखा हुआ है 5c का होल स्क्वायर, और इसके आगे एक 2 आ गया। अब यहां पर एक 2 तो रहने दो, जरा देखना 3 इंटू 25 को मैं कैसे लिख रहा हूं, 15 जो है वो a के साथ आ रहा है और यहां पे a और c है, इसको लिखो 5 इंटू 5 a c और ये 3, 3 और 5 15, और इसको लिख दो 15a, और जो बचा 5 वो इसके साथ। जरा देखना ये कुछ नहीं, ये इतनी टर्म और ये इतनी टर्म सेम ही लिखी हुई बेटा, आराम से देखो, यस वेरीफाई कीजिए। अब इस टर्म को भी इधर ले आओ माइनस करके, और साथ में एक 2 भी लगा रहा हूं, तो 2 हमें 15 चाहिए a के साथ क्योंकि वहां पर स्क्वायर में 15 a के साथ है, और 3 चाहिए b के साथ। ठीक है, ये वाली पूरी टर्म ये लिखी हुई, आगे एक 2, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। और फिर मैंने पूछा चिंटू इसका क्या करें, बोले कि सर कुछ नहीं, 5 आपको चाहिए c के साथ और 3 चाहिए b के साथ। मैंने कहा वाह यार, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? बिल्कुल सही। क्या आपको परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दिया? यस। ये जो 2 2 वाली टर्म्स है इनको आप ऐसा देखो, 15a का होल स्क्वायर, 15a का होल स्क्वायर। सर इसको देखो 3b का होल स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर। सर इसको देखो 5c का होल स्क्वायर, 5c का होल स्क्वायर। 2 टाइम्स है ना, मतलब प्लस प्लस, एक के 2 टुकड़े कर दिए मैंने। अब जरा देखना, जिस जिसके नीचे स्टार कर रहा हूं उसको देखो, इस पूरे को बोलो a, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a इंटू बी वाली टर्म कौन सी है? ये वाली, जिनके नीचे स्टार किया है शायद दिख गया आपको, दिस इज 15a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस, अब जरा देखना अगली टर्म, सर एक यहां से उठा लो, हैश 15a 5c, 15a और 5c वाली कोई टर्म है क्या? सर ये रही। तो जब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करोगे, इन तीनों टर्म्स को एक साथ लोगे, 15a 5c और ये वाली, तो ये क्या बन जाएगा सर? ये 15a माइनस 5c का होल स्क्वायर। और लास्ट में जिनके नीचे कुछ नहीं लगा हुआ, 3b 5c और एक ये वाली टर्म, ये किसकी स्क्वायर है सर? ये 3b माइनस 5c का होल स्क्वायर है। नाउ एक बात ईमानदारी से देख के बताइए, 3 स्क्वायर्स का सम 0 कब आता है? सर जब आता है। अबे जब नहीं, बताओ कब आता है?
सर जब हर एक ब्रैकेट जीरो हो, ठीक है, जब हर एक ब्रैकेट जीरो होता है, तो जब मैं इस ब्रैकेट को जीरो, अरे पॉजिटिव नंबर्स है ना, पॉजिटिव नंबर्स का सम जीरो कब आएगा, जब हर एक टर्म जीरो हो जाए, अदरवाइज कभी नहीं। तो ठीक है भैया, तो 15a माइनस 3b बराबर जीरो। सर यहां से आ जाएगा 15a माइनस 5c बराबर जीरो, और यहां से 3b माइनस 5c बराबर जीरो। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है एबीसी किस में है। ठीक है भैया, अगर मैं आपसे पूछूं कि b की वैल्यू कितनी आ गई, 3b, सर ये आ जाएगा 5a के बराबर। ठीक है, और यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई जरा बोलना, सर ये 3a के बराबर आ गई। और यहां से अगर मैं पूछूं, बस ठीक है इसी से काम चल जाएगा, वो पूछ रहा है ए बी सी, कुछ रिलेशन बना सकते हो क्या, वैसे तो ये भी ठीक है, इसको भी लिख लो 3b बराबर 5c। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कुछ रिलेशन बनाओ ए बी सी में, कुछ सोचो फटाफट, कैसे सोचे, सबकी वैल्यू ए की वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लो ना, b 3a के बराबर है, c 5a के बराबर है, तो काम खत्म। तो जो हमसे पूछा गया है, a तो a ही है, a तो a ही है, b कितना है 5a, और c कितना है सर, c है 3a के बराबर। नाउ सर बीच वाले का दुगना बाकी दोनों के सम के बराबर, बोलो है ना, बीच वाले का दुगना तो 10 हो जाएगा, मैंने ठीक किया क्या, हाँ c की जगह 3a, और ये भी ठीक है। हाँ अच्छा, इसमें एक गड़बड़ कर दी है मैंने सवाल टाइप करने में, ए बी सी ना होकर वो किसी के बारे में भी पूछेगा, ए बी सी किसी में भी नहीं है, अरे नहीं समझे, हाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मैंने सवाल हाथ से लिखा था, जल्दबाजी में ए बी सी लिख दिया। नाउ आप देखिए ध्यान से, जो आपके पास a की वैल्यू आई है वो तो a है, b की जगह आप 5a लिख सकते हो, और ये b है ध्यान रखना, और c की जगह आप क्या लिख सकते हो 3a। अब जरा देखना, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ये वाला रिलेशन ट्रू है क्या, 5a प्लस a बराबर 2 इंटू 3a, देखो मतलब सर ये तो a हो गया, ये b हो गया, और ये 2 टाइम्स c हो गया, देखना जरा ठीक किया क्या, हाँ जी सर ठीक किया है। तो किसका दुगना किसके सम के बराबर, यहां से हमें समझ में आता है कि आप बोल सकते हो ए सी बी आर इन ए पी। तो सवाल में प्रिंटिंग मिस्टेक समझ में आई आप लोगों को, ए बी सी नहीं बेटा, ए सी बी पूछेगा किस में है, तो आप बोलोगे ए सी बी आर इन ए पी, समझे। वैसे इसमें ऑप्शन होते तो ज्यादा बढ़िया होता, बट मैंने थोड़े जल्दबाजी के चक्कर में क्या किया, ऑप्शन मैंने कहा हटाते, सीधा पूछेंगे बच्चों से, ठीक है। तो ठीक है, ए सी बी आर इन ए पी, नॉट ए बी सी, बिकॉज अगर ए बी सी ए पी में होते तो ए और सी का सम बी के दुगना होता, बल्कि सर ऐसा नहीं है, तो ए बी सी आर इन ए सी बी आर इन ए पी। एक सिमिलर पैटर्न का सवाल अब रिपीट हुआ है, तो मैं चाहता हूं आपसे, बस हिंट आपको देखते ही पता चल जानी चाहिए कि हाँ भैया क्या हो रहा है। सर स्क्वायर्स बैठे हुए हैं, सिंगल टर्म्स बैठी हुई है, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर कीजिए, काम खत्म। फटाफट देखना, मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। सर पी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है, और यहां से -2ab और p, तो ये कितना आ जाएगा -2ap और b, और यहां से कितना आ जाएगा सर, यहां से आ जाएगा b स्क्वायर, समझे कौन कौन सी टर्म, ये वाली। अब मैं इसके नीचे हैश लगा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ ये वाली टर्म आएगी, -2 इधर से आएगा और p इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इधर से आएगा, ये लिखा हुआ -2abp, हाँ abp न्यूज, और यहां पर हैश लगा दो, ठीक है। सिमिलरली अब जिनके नीचे स्टार लगा रहा हूं, मेरे ख्याल से वैसे आप समझ गए यार, जी सर। अब यहां से दूसरे वाला उठा लो, बी स्क्वायर पी स्क्वायर, जिनके नीचे स्टार लगाया जा रहा है, और यहां से आप ये, और यहां से ये, तो ये कितना हो जाएगा -2 बी पी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। अब एक लास्ट बचा है, वो खुद बताओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, जिनके नीचे एरो लगा रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा सर, दिस इज सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cpd प्लस डी स्क्वायर बराबर 0। नाउ आई होप एंड बिलीव यू ऑल कैन सी, ये क्या लिखा हुआ है बेटा जी, दिखना चाहिए, ये ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है बेटा जी, दिखना चाहिए सर, ये बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है।
और ये क्या लिखा हुआ है बेटा जी, जे जे जे, बोलो फटाफट। सर ये लिखा हुआ है। अभी जैसा कि सर आपने हमें जो ज्ञान दिया, 3 स्क्वायर्स या कभी भी स्क्वायर्स के ब्रैकेट्स का सम अगर 0 दे रखा हो तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो मलबा है या फिर जो तामझाम है उसी को ही 0 होना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? बोलो। हाँ सर, तो P बराबर B अपॉन ए, यहां से P बराबर C अपॉन बी आएगा और यहीं से ही P बराबर D अपॉन सी आएगा। तीनों से P की वैल्यू निकालकर मैंने इक्वेट की। आपसे पूछ रहा है ABCD किस में है? साफ साफ दिखाई दे रहा है सर GP में। कैसे? क्योंकि अगर ये GP में होते तो B अपॉन ए कॉमन रेशो, C अपॉन बी भी कॉमन रेशो, D अपॉन सी भी कॉमन रेशो। आई होप बात समझ में आती है। अरे वाह दादा, खत्म हो गया है आज का सेशन जो रिकॉर्डिंग वाला था। तो बीच में प्रैक्टिस सेशन थोड़े से धीमे पड़ गए थे बिकॉज कहीं पर थोड़ा सा बोलते ना हमारा बिजीनेस बढ़ गया था। अब वी विल बी रेगुलर विद प्रैक्टिस सेशंस आपको मिलने वाले हैं। आपको जो भी प्रैक्टिस सेशंस मिले, सीक्वेंस एंड सीरीज का एक प्रैक्टिस सेशन और मिलेगा जिसमें हम डबल सिग्मा, रिकरेंस सीरीज और एक दो टाइप की इनइक्वालिटी की और बात करेंगे, काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। बड़ी बड़ी बोलते हैं ना भगवान टाइप की चीजें पढ़ेंगे जो शब्द आपको डराएंगे। ठीक है, बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना पॉजिटिव फीडबैक शेयर करते रहिएगा अपने कमेंट्स में जो इस वीडियो के नीचे मैं देखने वाला हूं। ठीक है, हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज का आ चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक और प्रैक्टिस सेशन एडवांस वाला बचा हुआ है। आई नो बहुत जल्द मिलेगा, घबराइए नहीं। बस आप लोग क्या है टाइम निकाल के इनको देखते जाइएगा प्लीज। इनमें क्या सवाल सॉल्व करना सीख रहे हैं हम विभिन्न प्रकार के। आई होप एंड बिलीव बात समझ में आती है। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक और धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन के साथ। आप लोग देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आग लगाते रहिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू।